Assalamualaikum and a very warm welcome. You are watching Good Morning Public with me और पब्लिक मुझे कहती है सुहा अफजल। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं हमेशा की तरह इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। तो उनके पास चलते हैं। इस्लामाबाद जाने से पहले आपको पता है लाहौर की सेलिब्रेशन थोड़ी सी हम कर लेते हैं ताकि हरमीत बाजी को बता सकें कि मैं प्रीटी श्योर थी इस बारे में कि इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो लाहौर कलंदर से ही जीतनी है। और ऐसा ही हुआ। इस दफ़ा लाहौरियों ने काफ़ी जिम्मेदारियां संभाली है, वो ज़मान पार्क की हो या फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम की। खैर इस सेलिब्रेशन को हम सेलिब्रेट कर लेते हैं हरमीत सिंह के साथ। अस्सलाम वालेकुम हरमीत बाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहा। मैं तो सुबह क्योंकि जाहिर बात है जब मैच हो रहा था तो कहीं ना कहीं मसरूफ़ियत जो थी वो वहाँ पे थी, जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने थी और आंसू गैस के साथ ही मेरा मुकाबला था। लेकिन मैंने फिर जब देखा और जब मैं आया और मैच देखा तो मुझे थोड़ी परेशानी हुई शुरुआत में, क्योंकि जिस तरह बैटिंग लड़खड़ा रही थी लाहौर कलंदर की और फिर बाद में जिस तरह छक्के चौके लगाए गए। और मैं हैरान हूँ कि शहीन शाह पर बहुत ज़्यादा वकार यूनुस ने तनकीद की थी कि वो बॉलिंग से ज़्यादा जो है आप बैटिंग लाइन पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन शहीन शाह ने तो कमाल कर दिया, जिस तरह चौके छक्के और 50 उन्होंने बनाई। फिर जब बॉलिंग में आए तो भाई वहाँ पे भी कमाल। तो स्टेडियम कचाकच भरा था और मैं देख रहा था कि लाहौरियों का जोश वलवला। वैसे तो मैं ये देख रहा था इस बार कि चाहे वो इस्लामाबाद से लोग हों, पेशावर से हों या दीगर इलाकों से, इस बार लाहौर को सपोर्ट करने वाले हर इलाके से ज़्यादा थे। और ये बड़ी वजह थी। और हमने ये एक तो आपको सपोर्ट मिल जाए, फिर इस किस्म से मजबूत टीम मिल जाए। हालांकि लग ये रहा था कि आखिरी ओवर्स में यानी 4 गेंदें थी, 2 गेंदें रह गई थी, फिर अचानक आप देखेंगे एक गेंद पर चौका लगाना था और मैं हैरान था कि भाई ये मैच तो चला गया लाहौर कलंदर के हाथों से। लेकिन फिर आपने देखा कि मुल्तान सुल्तान वहां पे ज़ेर हो गई और लाहौर कलंदर ने सजा और हरमीत आप देखिए सिर्फ एक रन की कीमत सिर्फ हम जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। लेकिन एक रन से चले हुआ। अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो क्या वो ऑल राउंडर रहे हैं थ्रू आउट। अगर हम सीरीज की बात करें, हाँ अलबत्ता मुल्तान सुल्तान को भी नहीं भूल सकते। अगर मैच के पाकिस्तान सुपर लीग का इस सीजन वो नहीं जीते तो इसके अलावा आपको पता है कि बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमें इस पाकिस्तान सुपर लीग से मिले हैं, जो कि बेसिकली इस सीरीज का मकसद भी था। अगर शाहीन शाह अफरीदी भी तनकीद की आप बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस दफा उनकी जो स्ट्रैटेजी रही है, जो कॉम्बिनेशन रहा है, आप सबकी बात कर रहे थे। ऑल दो सपोर्ट सिस्टम जो है वो सब के सब सूबों में से आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लाहौरियों की बात करें या टीम की बात करें तो टीम की अप्रिसिएशन 110% होनी चाहिए थी, बिकॉज टीम ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। जो कॉम्बिनेशन चला है और जिस लीडरशिप के तहत शाहीन शाह अफरीदी लेकर चले हैं पूरी टीम को, वो भी क्रेडिट उनको जाता है। हाल बता हमने उसके बाद के जो पोस्ट मैच था उसके बाद के भी बहुत सारे व्यूज़ देखे और बहुत लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बिकॉज मैं खातून हूँ तो आपको पता है हम थोड़ी सी इमोशनल होते हैं, खवातीन तो इमोशनल होती है इस हवाले से। मैच तो जीता, टेक्निकलिटीज अपनी जगह पे और कॉम्बिनेशन अपनी जगह पे, अपनी वाइफ के साथ खड़े होकर ट्रॉफी पकड़ के जो उन्होंने पिक्चर ली और जो लोगों को उन्होंने मतलब वो सोशल मीडिया पर उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है इस हवाले से कि वो कितना ज़्यादा पब्लिक अफेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। बाज़ औक़ात खासतौर पर खातून को ये चीज़ बड़ी पसंद होती है। तो ऊपर से इनकी शादी भी हो गई और ये सारे फैक्टर्स। आपकी बात दुरुस्त है कि ये तस्वीर काफी वायरल है सोशल मीडिया पे और लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ तनकीद का वो लेवल जब हम हमेशा देखते थे कि बहुत ज़्यादा तनकीदी माइंड था, लेकिन अभी हमें हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में, हमारे वतन में लोगों को अब अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पे अगर आप इस किस्म से तस्वीरें माजी में लगाया करते थे तो उस पर किस किस्म की तनकीद हुआ करती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो है कप हाथ में थामे और अपनी बेगम के साथ वो खड़े हुए तस्वीर उन्होंने खींची है। लेकिन बहरहाल सपोर्ट था। मैं स्टेडियम में देख रहा था कि उनकी बेगम वहाँ पे थी और जितनी एक्साइटमेंट हमेशा वो शाहिद अफरीदी के लिए उसकी ये बेटी जब दिखाती थी, उसकी जितनी भी बेटियां थी वो हमेशा अपने पापा को जो है बाबा को सपोर्ट करने के लिए वो स्टेडियम जाया करती थी। और वो जो तासुरात हैं चेहरे के वो आया थे माजी में भी। और जिस तरह शाहीन शाह जब बॉलिंग कर रहे थे और जब बैटिंग कर रहे थे, जब छक्का चौका लगाते थे तो मैं कैमरा जो है सीधा फोकस करता हमारी भाभी पे
और फिर हम देखते थे वो बड़ी खुशी से निहाल होती, और जब वो विकेटें लेते तब भी एक्साइटमेंट बड़ी कमाल की थी। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि कामयाबी जब मिलती है तो उस कामयाबी में अपने शरीके हाथ को भी साथ ले आना, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो हालांकि उनका ताल्लुक एक ऐसी सोसाइटी से है, एक ऐसे मुआशरे से कि जहाँ पे ख़वातीन को सामने ला मुश्किल भी होता है। और फिर अफरीदी ट्राइब जो है, क्योंकि मैं गया भी हूँ, उन इलाकों में भी गया हूँ, तो वहाँ पे बड़े मुश्किलात होते हैं, लेकिन उसके बावजूद शहनशाह ने बगैर किसी सोच के, बगैर किसी फिक्र के और उस सपोर्ट को उसने देखा, वो एक्साइटमेंट उन्होंने देखी स्टेडियम से बाहर के अंदर जो थी। तो बहरहाल हमारी तरफ से आपको पता है हम इसको इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं, अफरीदी और पूरी टीम को हम इसलिए ना, हम तमाम सिनेरियो को इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम अफरीदी की 5 माशाल्लाह बेटियों की बात करें या शाहीन शाह अफरीदी की बात करें जो कि अब उनके दामाद हैं, ये कॉम्बिनेशन अगर क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से हम इसको अप्रिशिएट करते हैं तो फैमिली वैल्यूज और नॉर्म्स के हवाले से भी अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जब अफरीदी मैच खेला करते थे तो पूरी की पूरी मतलब उनकी फैमिली वहां पर स्टेडियम में मौजूद होती थी, उनको बूस्ट अप करने के लिए, इनकरेज करने के लिए और बड़ा ना अप्रिशिएट करने के लिए। लेकिन एट द सेम प्लेस अगर यही रिवायत को उनके दामाद ने भी आगे बढ़ाया है तो ये तमाम मर्द हजरात, हेयर मी आउट जो भी आप लोग सुन रहे हैं, खवातीन को क्रेडिट मिलना चाहिए और उनको मुझे ऐसा लगता है पब्लिक अफेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है बाज़ खवातीन के लिए। तो ये पिक्चर खैर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की गई है। अगर हम मैच की टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो आपको पता है कि मैंने पहले भी कहा कि हाँ, मुल्तान सुल्तान मैच जीत तो नहीं सके, लेकिन उनकी टीम ने बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए। बेस्ट प्लेयर बॉलर का अवार्ड उनके नाम गया, और इसके अलावा अगर हम विकेट कीपर की बात करें, मोहम्मद रिजवान जो है वो बड़ा ज़बरदस्त इसमें, मतलब बहुत सारे अवार्ड्स खासतौर पर ऐसे थे जो कि मुल्तान सुल्तान ले उड़ा। हाँ, अलबत्ता ये जो एक सिर्फ रन था ना, उसने लाहौर कलंदर्स को जिता दिया। खैर सेलिब्रेशन तो, चूंकि आप तो लाहौर में नहीं थे हरमीत, हम तो लाहौर में थे, तो सेलिब्रेशन अगर आप उस सेलिब्रेशन वाली जगह पर मौजूद थे तो आपने बहुत एंजॉय किया। लेकिन अगर आप घर थे तो आपके इर्द गिर्द, अगर गुलबर्ग या कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द आपका घर है तो दूर बैठे भी आपको वो जो मतलब सेलिब्रेशन था उसकी आवाज़ें, शाउटिंग, हूटिंग, इसके अलावा आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी किया गया, लिबर्टी राउंड अबाउट पे भी किया गया। तो खैर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको इंजॉय किया। लेकिन एट द सेम प्लेस जो हरमीत पाजी कह रहे हैं उनकी बात भी सुनना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सिचुएशन पैरेलल चल रही थी। हम कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें और इस्लामाबाद की सूरत हाल की बात करें तो ज़मान पार्क की सी सूरत हाल हमने इस्लामाबाद में भी देखी, और उसके बाद अब जो पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हुआ है, ना सिर्फ PTI कारकुनान बल्कि अगर हम PTI आला क़यादत की बात करें तो उनके खिलाफ 12 मुकदमे जो है वो दर्ज कर दिए गए हैं और इस पर गिरफ्तारियों के लिए भी चामगोइयाँ इस वक्त जारी हैं। सिचुएशन लाहौर में थोड़ी सी अंडर कंट्रोल थी जब इस्लामाबाद के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब वो वहाँ पहुँचे तो सूरत हाल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में सूरत हाल ख़राब थी, किसी को इजाज़त नहीं थी अंदर जाने की। और वहाँ पर उसके बाद अगर लाहौर में देखा जाए तो उनके यहाँ लाहौर से निकलने के फ़ौरन बाद ही हरमीत ज़मान पार्क पर जो हल्ला बोला गया उसकी वीडियोस भी हम सब ने देखी। ज़मान पार्क पर जो हल्ला बोला बड़ा अफसोस है, मैंने विजुअल देखी क्योंकि मैं इधर मौजूद था। सोहा आपकी बात दुरुस्त है, सुबह से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे एक और रिपोर्टर सीनियर और मैं वहाँ पे थे। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार, क्योंकि मैंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, इन सब को मैंने कवर किया है। हाँ, पूरा जुडिशल कम्प्लेक्स जो था उसको एक कल्ला बना दिया गया था, आस पास कंटेनर, इवन मीडिया को भी रोकने की कोशिश की गई, कई साफियों को उठाया भी गया। और एक और चीज जिसका मैं चशमदीद गवाह हूं, जब पुलिस शेलिंग कर रही थी तो मैंने उस पुलिस साहब से कहा, वो वीडियो मेरे पास पड़ी है, मैंने उनका कहा जनाब अभी तो कुछ हुआ नहीं है, वो कारकुनान सिर्फ और सिर्फ रोड पर आए हुए हैं, तो आप यहां से शेलिंग करेंगे तो फिर पथराव होगा, नुकसान आपका भी होगा, हमारी DSNGs का भी होगा। तो उन्होंने बात ना मानी और जाके उन्होंने स्टार्ट कर दी शेलिंग। और ये चीज़ जो अब सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, मैं उस चीज़ को तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन इत्तेफाकन ये मामला मेरे सामने था कि जैसे जैसे वो शेलिंग करते थे वो गैस, टीयर गैस जो थी वो वापस पुलिस की तरफ आती थी और उसका नुकसान हमें भी था क्योंकि पुलिस भी हमारे साथ ही मौजूद थी। तो ऐसे में पुलिस जो है, फिर जब पुलिस ने मुंतशिर करने की भरपूर कोशिश की और रबड़ की एक्सपायर गोलियां मेरे हाथ में, बल्कि मेरे पास जो क्लिप है मेरे वीडियो यूट्यूब पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जो मैंने खुद उठाई और वो गोलियां, वो सारी चीज़ें मेरे हाथ में थी जब पुलिस चला रही थी। तो उसमें तकरीबन केमिकल, जहरीला केमिकल इस्तेमाल किया गया था। फिर हमने वो देखा कि एक्सपायर जो है चीज़ें, खासकर रबड़ की गोलियां जो थी, टीयर गैस, ये तमाम तर चीज़ें एक्सपायर थी। और आप ये देखें कि जिस तरह रुकावटें डाली गई, जब इमरान खान साहब इन हुए तो जानबूझकर मैंने ये सारे मनाजिर अपनी आंखों से देखे, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट पे तो
पाबंदी थी बराह रास्त नशर होने पे सारी सूरत हाल को, लेकिन हमने जो वहां पे देखा कि जैसे इमरान खान एंटर होते हैं कारकुनान के साथ, तो वहां पे पुलिस जो खड़ी थी और कारकुनान बड़े आराम से एंटर हुए थे जिन लोगों की जगह थी। तो उसके बाद मैंने ये देखा कि उन्होंने ये नहीं देखा कि वहां खवातीन पुलिस थी, वहां पे सहाफी थे, मीडिया वर्कर थे, जितने भी अंदर थे, क्योंकि मैं तो कंटेनर के ऊपर था, अंदर से मैं उस वक्त निकल आ चुका था क्योंकि मुझे लग रहा था कि हालात खतरनाक होंगे और मैं पुलिस को पहले से उनका इरादा भांप चुका था। तो ये सारी सिचुएशन मैंने वहां पे जैसे देखी तो कोशिश पुलिस की जानिब से ये की गई थी कि इंतशार जो है फैला दिया जाए और कारकुनान को मुश्तैल किया जाए और फिर वही कुछ हो जो वो चाहते थे। तो ये सारी सिचुएशन जो हमने देखी बड़ी अजीब किस्म की थी। और फिर आप जो आंखों देखा हाल बता रहे हैं ना, वो एक्चुअली वहां पर मौजूद ना सिर्फ कारकुनान बल्कि जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, जो वीडियोस और पिक्चर्स जो सोशल मीडिया पे वायरल होती है ना, वो देखते हैं। तो आपने जो कि आंखों देखा हाल सुनाया है या बता रहे हैं या आपने यूट्यूब के थ्रू उसको कवर किया है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको पता है हमारे पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, हम हर चीज़ को ट्रांसपेरेंसी से नहीं दिखा सकते क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत ने बहुत सारी कदगनें लगाई हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी हरमीत जवाबी कार्रवाई जो पीटीआई कारकुनान की जानिब से की जाती है, बाद में उसको मुअम्मा बनाया जाता है कि जो कारकुनान है वो हुकूमती मशीनरी को मफलूज कर रहे हैं, कानून को आइन को वो वार्न कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो जवाबी कार्रवाई की सूरत में आती है। ये हाल बता देखने में भी आता है और सुनने में भी आता है कि पुलिस जिस चीज़ का मुजाहरा करती है, वो इस्लामाबाद की हो या पंजाब की हो या लाहौर की हो, वो जिस तरह की कार्रवाई करना चाह रही है वो हमने जमान पार्क में भी देखा। किसी के घर में घुस जाना और किसी एक घर को इर्द गिर्द से आपने इस तरह से कॉर्डर ऑफ किया हुआ है। ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, किला बनाया हुआ है जिसके इर्द गिर्द किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। हाँ, मीडिया जो कवर करने के लिए वहाँ पहुंचे, मैंने बहुत सारे सहाफ़ियों को कंटेनर्स के ऊपर से फलांगते हुए और छलांग लगाते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर कवर करते हुए देखा है। तो खैर ये सूरत हाल जो है ये मजीद बद से बदतर ही होती जा रही है, लेकिन इसको हम अपने पॉलिटिकल सेगमेंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इलेक्शंस की बात करेंगे। IMF का मामला जो है वो भी अभी स्टाफ लेवल का मुआहिदा अब तक नहीं हो पाया और एटमी हथियारों को लेके, ये एटमी जो हमारे असासे हैं उसको लेके बहुत सारी शराइत जो है उस पर बात की जा रही है, लेकिन अभी तरदीद की गई है इसके बारे में कि कोई भी शराइत जो है या कोई भी इस तरह की शर्त आयद नहीं की जाएगी। हाल बता एक और बड़ी अहम खबर है, आपको पता है कि एजाजुल हक साथियों समेत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एज है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है। हाल बता इस बारे में हम डिटेल में अपने पॉलिटिकल सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले अपना रनडाउन आपसे शेयर करने से पहले हम बात करेंगे हरमीत खालिस्तान की इस तहरीक की, जो कि हमेशा सर उठाती है और हमेशा हमने देखा है कि अगर हम सिख बरादरी की बात करें तो लंदन में इस दफ़ा खालिस्तान की इस तहरीक के नारे और गूंज जो है वो पहले की निस्बत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हमने सुनी भी है और देखी भी है। लंदन में इस वक्त मौजूद हाई कमीशन जो है, भारतीय हाई कमीशन, वहाँ पर जो इस वक्त भारत का आपको पता है लहराता है, उसको उतार कर जब खालिस्तान तहरीक को परवान चढ़ाने के लिए ये खालिस्तान का परचम वहाँ पर लहराया गया, तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। और हमेशा जो है वो हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में सिख बरादरी हरमीत वहां पर रहने वाले खासतौर पर इस तहरीक को परवान चढ़ाने के लिए हमेशा कोशिशें करते हैं, और इस दफा जो कोशिश उनकी जानिब से की गई है उसका चर्चा ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में काफी ज्यादा हो रहा है। देखिए, मामला पेश आया है गुज़िश्ता एक महीने से, जिस पे मुख्तलिफ हवाले से मैं गुफ्तगू भी कर चुका हूँ। अमृतपाल सिंह जो कि एक यंग 29 साला नौजवान है जो दुबई में पहले काम करते थे और वो फिर हिंदुस्तान आए और उन्होंने वो एक तहरीक थी, उस तहरीक में वो शामिल हुए। और आपको याद होगा कि हिंदुस्तान के पंजाबी फिल्म के एक बहुत बड़े एक्टर जो थे, उनका जब एक्सीडेंट हुआ वो भी इस तहरीक में, और उन पर इल्ज़ाम भी था जब पार्लियामेंट, हिंदुस्तानी पार्लियामान से जो है लाल कल्ले से, माज़रत के साथ लाल कल्ले से जब तिरंगा हटाया गया और निशान साहब जो है वो लहराया गया, तो उसके बाद उन पर गद्दारी के और बहुत सारे मुकदमा जो है वो बने। तो अमृतपाल सिंह भी एक नई लहर के साथ उतरे मैदान में। और अब हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जो मीडिया है वो कोशिश कर रही है इस सारी चीज़ को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की, और अमृतपाल सिंह के हवाले से वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से इनको फंडिंग होती है और बाकायदा जो है एक मुहिम चलाई गई है। हमेशा हम पर, वैसे भी तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम हम पर लगते हैं, यहाँ से कबूतर या बंदर भी जाता है तो वो इल्ज़ाम भी यही लगता है कि पाकिस्तान ने कोई जासूस भेज दिए, ये वतीरा है हिंदुस्तानी मीडिया का। लेकिन अमृतपाल सिंह के साथ मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो सोशल मीडिया पे एक नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद, और खासकर सिख नौजवानों की, जो बागी हो चुके हैं उस निज़ाम से, वहाँ के सिस्टम से, फिर जिस तरीके से एक नफरत और इस किस्म बजरंग दल जैसे दलों को ज़्यादा सपोर्ट की जाती है, RSS के लोगों को सपोर्ट की जाती है, तो वो सारे सिनेरियो जो है वो अब आवाम के सामने आ चुका है। और मैं ये देख रहा
रहा हूँ कि मुसलमान हैं या सिख हैं, और फिर वो वीडियो भी हमारे सामने आई कि मुसलमान जथेबंदियां जो हैं, यानी वहाँ के जितने भी ग्रुप्स बने हैं वो भी सिखों के साथ मिले हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल इस किस्म से हम देख रहे हैं कि अमृतसर में ये मामला जो हैं हमें नजर आ रहे हैं, और फिर एक कोशिश की जा रही कि अब इन पर गद्दारी के साथ साथ बहुत सारे मुकदमा जो हैं नौजवानों पर और गिरफ्तारियां हो रही हैं और ऑपरेशन भी चल रहा है। तो उसी रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के से बाहर जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, जहां जहां सिख आबाद हैं, तो उन्होंने खालिस्तान की इस तहरीक को हर प्लेटफॉर्म पर लड़ने की जो है वो हम देख रहे हैं कि मुहिम चलती रहती है। और जब भी वैसाखी करीब आती है, यानी अब दोबारा वैसाखी आएगी, तो हम ये देखते हैं कि रेफरेंडम मुख्तलिफ गुरुद्वारों में, मुख्तलिफ इलाकों में जो है रेफरेंडम, और इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी तादाद सिखों की है। जिसके बाद हम ये देखा कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ जब ये मामला उठा है और हिंदुस्तानी जो गोदी मीडिया है वो मुहिम चला रही है और सिखों के खिलाफ जिस तरह मुहिम चला रही है, हालांकि आप देखिए कि हिंदुस्तान की आर्मी में 50% जो है वो सिख हैं, और जितने भी उन्होंने मोरके जीते हैं, जितने भी मोरके हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है किसी न किसी सिख का आया है। लीडरशिप की क्वालिटी उनमें, वही फौज में उनमें अगर पाई जाती है, या पायलट्स की मैं अगर बात करूं, एयरफोर्स की मैं बात करूं, तो सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद है। तो ऐसे में अगर हालात इस कदर जाएंगे तो यकीनन हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी बगावत फौज में भी हो सकती है, हिंदुस्तान के अंदर भी हो सकती है, हिंदुस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में भी हो सकती है। और बैनुल अक़वामी सतह पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरह जंग जो है आज़ादी की लड़ी जा रही है, वो भी काबिल तारीफ है, और सिख उस पे डटे हैं। और हरमीत, आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, ना सिर्फ हम बात कर रहे हैं भारत की या भारत के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो इस वक्त बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अमृतपाल सिंह जो है उनके इस गिरफ्तारी को लेकर जो एहतजाज किया जा रहा है वो ना सिर्फ आप देख रहे हैं कि लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में किया जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में सिख बरादरी जो है वो अब यकजान है, खासतौर पर इस टॉपिक पर, या खालिस्तान की तहरीक को लेकर अगर बात की जाए। और अगर हम लंदन के हाई कमीशन और भारतीय हाई कमीशन के हवाले से कुछ फुटेजेस और कुछ वीडियोज़ भी हम आपको दिखा रहे थे, मकसद सिर्फ ये था कि वहाँ पर अब वोटिंग जो है ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पर रेफरेंडम को लेके वोटिंग जो है वो भी की जा रही है। और हर दफ़ा कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसा कोई हम देखते हैं गिरफ्तारी या ऐसी कोई भारत की जानिब से ऐसी हरकत की जाती है, तो उसके बाद ज़्यादा हम देखते हैं कि फ़रोग़ मिलता है, ये ज़्यादा परवान चढ़ती है ये खालिस्तान की तहरीक। तो एक दफ़ा फिर से अपनी गलती के बाइस जो है वो भारत मुश्किल में आ गया, क्योंकि आलमी दुनिया में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और तमाम लोग इस पर तबसरा भी कर रहे हैं, और खालिस्तान की तहरीक को एक बार फिर से हम ज़्यादा उठता हुआ देख रहे हैं। है अलबत्ता इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज की रन डाउन और आज का पूरे 2 घंटे का सफ़र जो आपका हमारा साथ साथ गुजरेगा, उसमें हमने आपको क्या क्या बताना है पूरे वीक के हवाले से, जो कि रमज़ान भी आने वाला है। तो रमज़ान के हवाले से कुछ अहम ऐसे पैकेजेस हैं या आम अनाउंसमेंट्स हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से की जा रही है। हरमीत, आपने वो अनाउंसमेंट सुनी होगी, बल्कि लोग जो है वो सुनकर भी इस हवाले से खुश हो गए थे कि 50 रुपए तक कहा जा रहा है कि कमी की जाएगी पेट्रोल की कीमतों में या पेट्रोल की मसनूआत में, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चंद एक लोगों पे होगी, या बाइक चलाने वालों पे, या रिक्शा चलाने वालों पे, या 800 सीसी गाड़ी चलाने वालों पे। ये मतलब थोड़ा सा रिलीफ देने की आवाम को कोशिश की गई है। हाल बटा सब्सिडी की अगर हम बात करें या आटे की थैलों की बात करें तो 600 रुपए का आटे का थैला जो है वो इस वक्त 1100 रुपए में मिल रहा है। किल्लत पहले ही हो चुकी है, और कहा यह जा रहा है कि ये शदीद किल्लत जो है ये इसलिए क्योंकि हमने रमज़ान में मुफ्त आटा देना है। तो खैर इस सारे सिनेरियो की तो कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन रमज़ान की तैयारियों के हवाले से हुकूमत ने ये तैयारी की है। और जो आम पब्लिक है, इतवार के दिन, हरमीत संडे वाले दिन चूँकि शॉपिंग का था, और ये आपको होता है रमज़ान से पहले जो है वो आखिरी इतवार था, जब लोग बाज़ारों में गए हैं, जब लोगों ने देखा कि चलो रमज़ान की शॉपिंग करते हैं, प्राइसेस अगर वो कहते हैं कि अगर कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है उनकी जानिब से 10 रुपये बढ़ाई गई है, तो आपका दुकानदार वो 20 रुपये या 30 रुपये बढ़ाकर अपने से ही वो ख़रीदारी करने पर मजबूर है तमाम तर लोग। खैर अलबत्ता आपका इंटरेक्शन अगेन इन लोगों से ज़्यादा होता है, तो रमज़ान के हवाले से, इस हवाले से भी हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हम चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, क्योंकि आपने कहना होगा आप डेली डोज का इंतजार आपको भी होता है और हम भी बड़े एक्साइटेड हो कि आपको डेली डोज देते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबरें। लेकिन उस पर जाने से पहले आपको पता है कि आज हरमीत खुशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में। यकीन करें, मुझे लगता है कि इस दिन की हमें अशद ज़रूरत है, इस दिन की भी, इस दिन को मनाने की भी। अब यहाँ पर तनकीद करने वाले मैदान में ना आ जाए कहीं कि मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे और अब खुशी का दिन, ये
ये क्या चौंसले है, ये क्या तरीके हैं? भाई आपको वाकई ज़रूरत है एक दिन खुश होने की, आपको वाकई ज़रूरत है अपने स्ट्रेस वाली ज़िंदगी से निकल कर या पॉलिटिक्स की ज़िंदगी से निकल के या जो भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल चल रहे हैं, जस्ट गिव अ ब्रेक टू योर सेल्फ। मैं आपको एक बात बताती हूँ खुशी के आलमी दिन के हवाले से, जो मुझे लगता है कि आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। Only you are responsible for your own happiness। अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना छोड़ दें। इससे ज़्यादा खुशी आपको किसी चीज़ से नहीं मिलेगी जब आप ये रियलाइज़ कर लेंगे कि आप जिम्मेदार हैं अपनी खुशी के। तो भैया आज खुशी का आलमी दिन है, थोड़ा खुश हो जाए, थोड़ा हर लम्हे में जीना चाहिए और इन्हिसार करने के बावजूद, करने के बजाय आप अपने लम्हों को जैसा भी है, दुख है सुख है, उस लम्हों के में जीना सीखना ही इंसान अगर सीख ले तो मैं समझता हूँ। और आपको याद है 2019 में एक रिपोर्ट आई थी और ये बहुत बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी उस वक्त कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो है यानी एशिया में और पूरी दुनिया में टॉप 10 में थे कि खुश रहने वाले लोग हैं, लेकिन अब जो हालात मुसल्लत हुए हैं तो ऐसा लगता है कि अब सबसे दुखी हम हैं। सही बात है, इसीलिए खुश होने की हमें अशद ज़रूरत है। तो प्लीज़ सेलिब्रेट हैप्पी डे इन योर लाइफ बिकॉज ये आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। कल इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, आपको खुश होने के छोटे छोटे टिप्स भी देंगे जो कि आपको पहले पता है बस आप कर नहीं पाते। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और खबर है जो आपको देनी है बिकॉज आज मंडे है तो हमने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं और वो सारी बारी बारी आपको अपडेट करनी है। शाहिद अफरीदी जो है उनकी हिंदुस्तानी झंडे पर साइन करने की वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हो गई है सोशल मीडिया पे हरमीत। और ये शाहिद अफरीदी खासतौर पर आपको पता है नौफ अपनी अच्छी चीज़ों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं और लोग इन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। लेकिन अब ये हिंदुस्तान का जो झंडा है जिसे तिरंगा कहते हैं उस पर इन्होंने जब वायरल हुई ये वीडियो तो देखा जा सकता है कि ऑब्वियसली फैन तो आपको पता है पूरी दुनिया से होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के इस झंडे पर जब उन्होंने साइन किए तो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव एक जेस्चर था कि आपने साइन किए, आप ऑटोग्राफ दे रहे हैं। ऑब्वियसली आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप एक स्टार है, पूरी दुनिया में आपको पसंद करते हैं। विराट कोहली XYZ को हमारे मुल्क में पसंद करने वाले बहुत ज़्यादा है, उनकी स्पोर्ट्स की वजह से, उनके खेल की वजह से। ना सिर्फ इस वजह से उनको नापसंद करना ठीक है कि वो हिंदुस्तान से है, खेल की कोई हद नहीं होती या टैलेंट की कोई हद नहीं होती। खैर ये जो है ना तिरंगे पर उनके साइन करने की जो वीडियो है, साइन या ऑटोग्राफ आप कुछ भी कह सकते हैं, ये काफ़ी वायरल हो गया। लेकिन उनकी तरफ से हरमीत ये जेस्चर बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। नहीं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि शाहिद अफरीदी ने पहले कुछ मामलात पे कुछ तनकीद की थी जिसमें इसमें कोई शक नहीं, शाहिद अफरीदी की जो वेलफेयर है उसमें हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं, युवराज सिंह से लेकर हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर, वो लोग डोनेट करते हैं बाकायदा। लेकिन कुछ दिनों पहले क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है शोएब अख्तर की और शाहिद अफरीदी की, खासकर ख़वातीन में वो ज़्यादा मकबूल हैं, तो उनके जो कमेंट्स थे उससे काफ़ी उनके फ़ैन जो है वो नालाबी थे। लेकिन अब दोबारा ये वीडियो जब आई है तो मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पे भी काफ़ी इसको वायरल हम देख रहे हो। ख़ासकर एक अच्छा मैसेज किया है कि आपने दुरुस्त फरमाया कि किसी टैलेंट, चाहे वो खिलाड़ी है या वो कोई और सेलिब्रिटी है, उसका ताल्लुक फिल्म या संगीत से है, गुलकारी से है, तो उसका बॉर्डर या इस लाइन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो उसकी फ़ैन फॉलोइंग हर जगह पाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा जेस्चर किया है कि तिरंगे पे उन्होंने साइन किए और उस फैन की ख्वाहिश भी यही कि हमारे झंडे पे शाहिद अफरीदी के साइन हो, ऑटोग्राफ हो, तो इसमें और बड़ी बात क्या हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह मोहब्बतें अगर बांटेंगे तो मोहब्बतें ही मिलेंगी। और हमारे यहाँ कोशिश भी ये की जाती है, भरपूर कोशिश की जाती है कि दोनों तरफ से, बल्कि मैं जितने लोगों से वहाँ हिंदुस्तानियों से मिला हूँ, बाहर मिला हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी कि मोहब्बत वो भी हमसे उसी तरह करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन बहरहाल मामलात सियासी हैं तो सियासी मामलात की बिना पर ये नफरतें और दूरियां बनी हुई हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिविल लेवल पे बात करें या आम शहरियों की बात करें तो वहाँ पर उनके यकीनन वो पाकिस्तान का टैलेंट भी समझते हैं और पाकिस्तानियों से एक मोहब्बत का अंसर उनमें पाया भी जाता है। हाल बता उन लोगों की तादाद भी कम नहीं है जो आपको पता है थोड़ा बहुत ऐसे ग्रजेस रखते हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से नफरत भी करते हैं। दोनों तरफ ऐसे ही हैं, दोनों तरफ वो एलिमेंट पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले जी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज। डेली डोज में पहला डोज आपको देंगे, इट्स मंडे। डेली डोज की पहली खबर जो है वो बहुत ही ऐसी खबर है कि अगर आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे और आप सोच रहे हैं कि आपने बिजनेस करना है, सो आज ये खबर सुनने के बाद अब इस चीज़ का फैसला कर लें कि चाहे आप 2 लाख 3 लाख की जॉब कर रहे हैं, उसे क्विट करें और फौरन अपना बिजनेस शुरू करें। क्यों? क्योंकि अगर एक कपल हरमीत समोसे बेच के माहाना 12 लाख रुपए कमा सकते हैं। कैन यू इमेजिन? आई रिपीट अगेन, मैं दोबारा बताती हूँ आपको, योमिया की बात कर रही हूँ, मतलब डेली बेस पर अगर एक कपल समोसे बेच के
12 लाख रुपए कमा सकते हैं, सो व्हाई नॉट यू गाइस। लेकिन इनकी सक्सेस स्टोरी जो है वो शेयर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने ये कारोबार 2016 में शुरू किया था और बेसिकली दोनों जॉब होल्डर थे, दोनों काम कर रहे थे। तो जो जॉब होती है 9 to 5 वो तो सारे करते हैं, बॉस की बातें सुनना, बॉस की डांट सुनना और काम का प्रेशर एवरीथिंग। बट इन्होंने सोचा कि डिग्री होल्डर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन सोचा कि छोटा करते हैं लेकिन अपना कारोबार करते हैं। जनाब समोसे की दुकान खोल ली, समोसा सिंह के नाम से उन्होंने अपनी दुकान खोली और छोटी सी एक रेस्टोरेंट कह सकते हैं आप उसको। ग्रेजुअली आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये जो है आज रोजाना की बुनियाद पर, हरमीत मैं रोजाना कह रही हूँ, आप दोबारा इसको काउंट कर लें, मैं महीने की बात नहीं कर रही, योमिया 12 लाख रुपए कमाने वाला कपल है। और उनकी सक्सेस स्टोरी से आज फैसला कर लें आप कि आपने बस कारोबार करना है। हरमीत हम कौन सा कारोबार करें? अच्छा, वैसे एक चीज़, रब ने ना इस निज़ाम को चलाना है और निज़ाम को चलाने के लिए हर बंदे में अलग अलग टैलेंट डाला हुआ है। अगर आज आप एंकर हैं, बोल रही हैं टीवी पे, तो इसलिए रब ने आप में ये टैलेंट डाला और आप टेलीविजन पे बैठ के लोगों को जो है मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। इसीलिए अगर हम देखें, कोई खाने में एक्सपर्ट होता है, कोई समोसा बनाने में, कोई पकौड़ा बनाने में, पकौड़ा चाट या समोसा चाट या ये सारी चीज़ें, तो ये एक्सपर्टीज़ हैं। और सिस्टम को चलाने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट रब ने हम सबको सौंपे, हमारे दिल दिमाग पे वो सारी चीज़ें जो हैं, वो टैलेंट हमें दिया है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं हम कामयाब देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने छोटा सा कारोबार शुरू किया होता है और फिर हम देखते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में बंगाली समोसा है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को भी एक्सपोर्ट होता है और यहाँ पे लाइनें लगी होती हैं। जब आप इस्लामाबाद आएँ आप देखेंगी उनका समोसा चाट बड़ा मशहूर है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, बड़ा टेस्टी होता है। तो आप लाइन में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सारे उसके पास पड़ोस जो है उन्होंने भी समोसे की दुकानें खोली हैं, लेकिन वो बेचारे जो हैं हफ्ते बाद जो है वो भी बंद कर लेते हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और वो मशहूर से मशहूर होके चली जाती हैं। आप जब आएँ यहाँ पे एक और जलेबी है और वो ज़्यादा मशहूर है, 4-5 दुकानें भी उसके नाम से हैं, लेकिन एक जलेबी जो है रावलपिंडी में उस पर ज़्यादा रश आपको दिखाई देगा। तो ये टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट हाथों में चला जाता है और फिर कहीं ना कहीं आप परवान चढ़ जाते हैं। और मेरे ख्याल में इन्होंने भी यही सोचा कि क्यों ना डांट खाने से बेटर है कि हम अपने कारोबार करें, उस कारोबार में उनको कामयाबी मिली और कामयाबी भी मिली। और हरमीत आप ये देखिए कि अगर हम सालाना बात करें तो 45 करोड़ भारतीय रुपए कमाते हैं। और मैं आपको बार बार ये स्टोरी सिर्फ इसलिए एम्फसाइज करके बता रही हूँ कि आप ठीक है, एक निज़ाम है, वो चलना है, किसी ने जॉब करनी है, किसी ने कारोबार किया है, उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और आपको पता है एम्प्लॉयज़ आपका एसिड होते हैं, वो कोई कंपनी हो, कोई इदारा हो या कुछ भी हो, तो अलबत्ता जॉब भी करनी चाहिए। और आप अगर उससे इनिशियली सीखते हैं तो सीखें। लेकिन आजकल चूँकि पाकिस्तान में हालात इस तरह के हैं या पूरी दुनिया में भी, अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपको कोई साइड बिजनेस करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि अपने आमदन के मुख्तलिफ ज़राए जो है उसको किस तरह से 110% मेक श्योर बनाया जा सकता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड अगली खबर है। अगली खबर आपको देते हैं, मेसी से बेहतर रोबोट। सुना है आपने? मतलब एक तो मेसी, तो आप रोबोट तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत सारे बनाए जा रहे हैं। अब तो रेस्टोरेंट में खाना सर्व करना हो, भागना दौड़ना हो। और अब रही बात फुटबॉल की, तो जनाब फुटबॉल का मैदान भी पीछे नहीं है। मेसी से बेहतर है जनाब ये रोबोट, ये क्लेम कर रही है वो कंपनी जिसने इसको बनाया है। अब ये फुटबॉलर रोबोट अगर हम इसे कहें तो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन अपने फन दिखाने को बिल्कुल तैयार है। इसकी थोड़ी सी टेस्ट ट्रांसमिशन जो है वो बाकी रह गई है। 2023 का खास तौर पर जो एक रोबोट मेला लगता है उसके लिए इसको तैयार किया गया है। उससे बहुत अजीब लग रहा है अरमीन, भागता दौड़ता हुआ ये रोबोट। मतलब आप देखिए कि अगर आप फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में आपको खास तौर पर जो आपको फुटबॉलर्स हैं या प्लेयर्स हैं वो भागते दौड़ते अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कुछ अनोखा लग रहा है कि इंसानों की तरह भागता दौड़ता ये रोबोट जो है। खैर दुनिया में 3 से 4 ही ऐसे रोबोट हैं जो कि भागने वाले हैं, लेकिन अब ये रोबोट जो है इसको लग रहा है कि वो मेरे ख्याल से पहले वाले जो 2-3 हैं उनको मात देगा, क्योंकि ये क्लेम कंपनी ये करती है कि मेसी से बेहतर फुटबॉल खेल सकता है। हरमीत मैं यही सोच रहा हूँ कि आपने दुरुस्त बात की कि हमें अब समोसा बनाने की तरफ जाना होगा, क्योंकि हर शोबे में अब वकालत में हम देख रहे थे और फिर दीगर शोबों में हम देख रहे हैं कि रोबोट धड़ाधड़ बनते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं डिलीवरी बॉय, कहीं ना कहीं शॉप में, कहीं ना कहीं शेल पंप, पेट्रोल पंप जो है वहाँ पे भी हमें नजर आते हैं।
तो वाकई में अपने दोस्त बताए टेक्नोलॉजी में जिस किस्म से तेज़ी आ रही है, जिद्दत आ रही है, तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। लेकिन आप ये देखें कि इनका मैच बड़ा मज़े का होगा, रोबोट खेलेंगे तो कितना ये भी बड़ा मज़े का होगा। लेकिन हमें दुनिया से ये मैसेज, यानी टेक्नोलॉजी ये मैसेज देती है कि अब दुनिया बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे चली गई है, बहुत सारे ममालिक आगे चले गए, बहुत सारी कंपनी आगे चल गई है। तो हमें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ों पर काम करना होगा, फोकस करना होगा कि हम भी कुछ ऐसी चीज़ बनाएं ताकि दुनिया को वो भी कहीं ना कहीं हैरान कर सके। और टैलेंट, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन सपोर्ट की कमी। लेकिन आप इंतजार करें व्यूअर्स, आपकी जगह यहाँ पर रोबोट हरमीत और रोबोट सोहा बैठे होंगे और आप खबरें सुन रहे होंगे और गुड मॉर्निंग पब्लिक को एंजॉय कर रहे होंगे। वो दिन खैर दूर नहीं है अभी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देते हैं, वो भी आपको हैरान कर देने वाली खबर है। इतनी हैरान कर देने वाली खबर कि हम हमेशा कार्टून्स में देखते हैं कि टाइम मशीन जो है उसको तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यार रावलपिंडी का ये जो फिलहाल है ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर आप ये देखते हैं कि काम करने वाले जो लोग हैं उनकी कुछ कमियों की वजह से उन्होंने उस कमियों को अपनी ज़िंदगी पर हावी होने नहीं दिया। अगर आप देखें रावलपिंडी का ये ढाबा जो कि ट्रक के तौर पर ना, ट्रक आर्ट को बड़ा लोग पसंद करते हैं, ट्रक कल्चर को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये ट्रक में एक रेस्टोरेंट खोला है जहां पर इशारों से ही आपने ऑर्डर देना है, इशारों से ही आपने वेटर को बुलाना है, इशारों से ही आपने अपना बिल पे करना है। और ये तमाम तरह इशारे ना सिर्फ वो ट्रक बोर्ड पे लिखे हुए हैं हरमीत, बल्कि जो मेन्यू है उस पर भी हर एक ड्रिंक या हर एक आइटम, फूड आइटम खास तौर पर, उसके आगे एक इशारा है कि अगर आप ये इशारा करेंगे तो आपको इसका मतलब है कि बर्गर चाहिए, अगर फ्राइज़ चाहिए तो फ्राइज़ का इशारा जो है वो इस मेन्यू पे लिखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि 3 बच्चे जो इस पूरे बिज़नेस को चला रहे हैं वो हरमीत बेसिकली सुन नहीं सकते और वो बोल नहीं सकते। तो इन दोनों जो हिस्से हैं उससे ये जो महरूम 3 बच्चे हैं वो ख़ास तौर पर जो है वो कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आप देखें ना कि इंसान अगर अपनी कमज़ोरियां जो है उसको ही सामने रखे और सोचे कि बस मैं ये मामलात हैं तो मैं नहीं कर सकता, तो फिर दुनिया में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये नौजवान कितना टैलेंट है इनमें, और फिर हम ये देखते हैं कि खाना भी इनका जो है वो ज़्यादा फेमस है और बड़ा अच्छा बनाते हैं। और इशारों की आपने बात की तो जाहिर बात है कि जो आसानी है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि अब मैं क्या फ़लाँ चीज़ मंगाऊँ तो क्या इशारा मुझे करना पड़ेगा, लेकिन इशारे भी उसमें दर्ज हैं कि आप ये इशारा करके ये चीज़ मंगवा सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक अच्छी चीज़ है। और हम ये देख रहे हैं कि फ़ूड आइटम्स वही वाहिद बिज़नेस है मेरे ख़्याल में कि बहुत कम ये फ्लॉप होता है। और हमने उम्मन देखा है कि जहाँ जहाँ, और इस्लामाबाद, रावलपिंडी की मैं अगर बात करूँ तो बड़े शहर हैं और फिर यहाँ पे ऑफिस में काम करने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है, और खाना या मुख्तलिफ लोग जो हॉस्टल्स में रहते हैं या हॉस्पिटल्स में, तो उनके लिए इस ढाबे का अहतमाम करना। अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ, और ट्रक आर्ट तो वैसे ही फेमस है, लेकिन यहाँ से मुख्तलिफ दफातर के सामने से मुख्तलिफ ऐसी गाड़ियाँ गुजरती हैं जिसमें छोटा मोटा ढाबा बना होता है और बड़ा टेस्टी उनका खाना भी होता है। और हम नहीं भूल सकते ना प्रोग्राम में उन चीज़ों का जिक्र करना जो कि बड़ी रियलिस्टिक होती है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि लोग उसको रिलेट कर सकें। ट्रक आर्ट की अगर हम बात करें, या ट्रकों पर मिलने वाली अगर हम चाय की बात करें, या ट्रकों पर मिलने वाली हम दाल की बात करें, तो ये तो लोगों की शौकीन, लोग बड़े शौकीन होते हैं। ख़ासतौर पर अगर हम कोशिश करें कि बाय रोड ट्रैवल करें तो ट्रकों वाले किसी भी रेस्टोरेंट पर रुक कर या तो हमने वहाँ से शिनवारी खानी होती है, शिनवारी खानी होती है, या हमने दाल खानी होती है, या हमने चाय पीनी होती है। तो खैर लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस आइडिया को थोड़ा सा मॉडरेट करके रावलपिंडी में लॉन्च करना इन तीनों को क्रेडिट जाता है, और इस कमी को अपनी ताकत बनाना, वो अप्रिसिएशन फॉर यू गाइस। हमने लेनी है क्विक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पॉलिटिकल सेगमेंट में बात करने के लिए नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में फौरी तौर पर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, इस्लामाबाद की सूरत हाल भी लाहौर से कम नहीं थी। जो भी आपने सूरत हाल देखी कि इमरान खान साहब ने चले फाइनली इस चीज़ का फैसला तो किया कि वो पहले लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और वहाँ से बेल जो है वो प्रूव हुई। उसके बाद जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद की सूरत हाल थी सर, कहा यह जा रहा है, या जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो लोग देखते हैं, वो कहते यही है कि कार्रवाई पहले पुलिस की जानिब से की जाती है, तो जवाबी कार्रवाई में जो PTI के कारकुनान हैं वो अपना दिफा करते हैं। जो सिचुएशन आप देख रहे हैं सर, ये जहाँ भी जाती है, जहाँ भी पेशी होती है इमरान खान साहब की, सूरत हाल सेम ही दिखाई देती है। आपको क्या लगता है, कसूरवार हमारे महकमा जाता है या फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये कर रहे हैं तमाम तरह कारकुनान जो PTI के हैं? असल में 4 मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स की रूह जो है एक शख्स में समा गई है। ये
आखिरी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो उन्होंने ये नाम अख्तियार नहीं किया था, चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे जनरल मुशर्रफ के, ये चीफ पोलिटिकल एजेंट थे। ये पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान के बेटे पोते उनके साथ हैं। दूसरे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो याह्या खान के मिलिट्री सेक्रेटरी के बेटे असद उमर इनके साथ हैं। तीसरे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल्लाह के बेटे कर इनके साथ शामिल हो गए। अब 4 मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स की रूहें एक जनरल ज़िया के अंदर समा गई हैं, अपना एक इमरान खान के अंदर समा गई हैं। इमरान खान को इन तमाम चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स की बाकियात की, अमली और गैर अमली बाकियात की रूहें और जिंदा सलामत जो हैं वो सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की पीठ के पीछे खड़ी हुई है। करना क्या चाहते हैं? ये खतरनाक खेल है जिसका हमें अभी तक समझने की जरूरत है। वो ये कि ये इससे पहले इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ और अब ये क्या करना चाह रहे हैं, ये सब सामने आ जाएगा। जी हरमीत। नज़ीर लुगारी साहब, आपने जो फरमाया कि 4 जो है मार्शल लॉ और उनके साहबजादे खान साहब के साथ शामिल हुए, तो जिनको हम अब देख रहे हैं और जिनका तरीक़ाकार भी डिक्टेटरशिप से कम नहीं है, मरीम नवाज साहब को अगर हम देखें तो कभी ये ज़ियाउल्लाह को अपना सियासी बाप समझा करते थे और ये पार्टी बनाई किसने वो हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मरीम नवाज साहिबा का जितना वो लहजा है वो बिल्कुल एक डिक्टेटर जैसा है कि इस पार्टी को दहशतगर्द पार्टी है, इस पार्टी को बंद होना चाहिए, कालादम होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि भुट्टो ने भी ये गलती की थी और फिर वही ANP आज उन्हीं के साथ बैठी उनको सपोर्ट कर रही है? असल में भुट्टो की गलती का तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या कौन सी भुट्टो की गलती थी। भुट्टो ने सिकंदर मिर्जा का साथ दिया था। फिर सर मैं नेब की बात करूं, जब नेब को पाबंदी लगाई और उसको जो है उस पर मामला आए थे, गद्दारी के केस बने थे, आपको याद उठाई थी। अब आपको मैं तारीख बताता हूँ हरमीत। नेब पर पाबंदी जनरल याह्या खान ने लगाई थी, भुट्टो साहब ने आकर पाबंदी उठाई थी और उसके बाद पाबंदी लगाने के लिए जवाब पैदा किए गए थे और नेब के अंदर जो एक कम्युनिस्ट पार्टी उसके अंदर घुसी हुई थी वो टाउट थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और वो चाहती थी कि ये सारी सूरत हाल पैदा हो। उसकी पूरी एक हिस्ट्री है, फरेब नातमाम एक किताब है और जुमा खान सूफी की, उसको पढ़ लें। ये लाडले जो थे हमारी पाकिस्तान की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो एजेंट के तौर पर काम करती थी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और उसकी वजह से जो है नैब पर पाबंदी लगी थी। वो बेचारे बलोच लीडर, पख्तून लीडर तो बेचारे लोग थे ना, उनको इस तरह की चालाकियां उस्तादियां नहीं आती थी जो कम्युनिस्ट पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर कर रहे थे। भुट्टो के साथ भी उन्होंने खेल खेला और इनके साथ भी उन्होंने खेल खेला था। गलत था वो इक़दाम। नैब पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। PTI पर पाबंदी, किसी को भी ये हक नहीं होना चाहिए कि PTI पर पाबंदी लगाए। सियासत सबका हक है, लेकिन अगर एजेंडा हमें वाज़ेह हो जाए कि पहले मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुल्क तोड़ने का मंसूबा बनाया, दूसरे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने जो है मुल्क तोड़ा, तीसरे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने सियाचिन को इंडिया के हवाले करने के बाद कहा ये नो मीन्स लैंड है भाई, इसकी कोई हैसियत नहीं है, और सरक्रीक भी गया। फिर उसके बाद चौथे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में जो कुछ होता रहा है वो ये कि डॉलर आते रहे और कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी प्रमोट हो रही थी और फिर आप बाद में आने वालों ने जो है ऑपरेशन भी किए, सब कुछ किया है, लेकिन हर मार्शल्ला में मुल्क का नुकसान हुआ है। और अब ये सारे मार्शल्ला वाले जो हैं उनकी सियासी और गैर सियासी औलाद एक जगह जमा हो गई। अल्लाह इस मुल्क की खैर करे। अच्छा नज़ीर साहब, ये कहिएगा कि अभी फ़िलहाल जो सियासत की सूरत हाल है वो तो हर रोज़ बदलती भी है, लेकिन सिचुएशन हर जगह लगता है कि सेम ही रह रही है। सर रमज़ान आने वाला है और इसके अलावा अगर हम स्टाफ लेवल के मुआहदे की बात करें जो कि IMF से होना है, इस पर कोई बहुत सारी चहमगोइयाँ अब हमारी जौहरी असासों को लेकर भी की जा रही है कि इस हवाले से भी कोई शर्त हाल बता अब तक इसकी तरदीद कर दी गई है। लेकिन सर क्या है जो हमने नहीं किया? तमाम स्टाफ लेवल के मुआहदे की हर शर्त मानने के बाद भी उस किस्त का इंतज़ार हम कर रहे हैं, जो किस्त हमें मिल नहीं रही, हम उस पॉइंट पर पहुँच नहीं पा रहे। ऊपर से रमज़ान आ गया और सूरत हाल बड़ी खराब है माशी तौर पर। माशी सूरत हाल खराब है। IMF ने हमारी गर्दन पर अपना अंगूठा रखा हुआ है और वो बिल्कुल हिलने ही नहीं दे रहा है और वो आपको नहीं देगा। फिर आपसे ये असासे जो हैं वो लेने के लिए आपका जाहिरी तौर पर ले ले, बातनी तौर पर ले ले या ना ले, जो भी सूरत हाल होगी, लेकिन आपको कोई ऐसा गला तैयार करना पड़ेगा जिसके अंदर ये डालना होगा। और मैं सियासी लोगों से चाहता हूँ कि वो बचें, अपने आप को बचाएं इस सारे सूरत हाल से। वो अभी भी ये हुकूमत छोड़ देनी चाहिए।
PMLN को भी हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, और कहें अदलिया से कहेंगे जी आप संभाल दें, सारे के सारे चले जाएं और अदलिया से कहें आप संभाल दें, या जाएं अपना GHQ में कहें कि जनाब आप संभाल लीजिए, मुल्क आपके हवाले है, अब आप अपने आप को जैसा भी साबित करें, अहल साबित करें और मुल्क चलाएं। ये एक सूरत हाल नहीं हो सकती है कि एक कदम भी आगे न बढ़ने दिया जाए। ये शहबाज शरीफ की कोई हुकूमत है? इस हुकूमत के होते हुए शहबाज शरीफ अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, जहां उनको उनके फैसलों को या उनके इक़दाम को उठाकर फेंक दिया जाता है, जहां एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी खत्म कर दी गई है, जहां पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया गया है, पार्लियामानी फैसले और आईनी जो शिकें हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है, ये सूरत हाल पैदा हो गई है। तो मेरे ख्याल में जो लोग इस वक्त सियासी लोग जो हैं वो हुकूमत संभाल कर बैठे हैं, वो अपने लिए गड़े खोज रहे हैं और कल सारी बदनामी इनके गले में आएगी। और जिस तरह से अब भी लोग कहते हैं मुल्क तोड़ा याह्या खान ने, मुल्क तोड़ा अयूब खान ने, और पहले मंसूबा बनाया, हमें मालूम है किसिंजर लिख चुका है कि जी मुझे याह्या खान ने कहा था कि हम मशरकी पाकिस्तान से निकल जाएंगे, अयूब खान लिख चुके हैं और उन्होंने कहा कि हमने मशरकी पाकिस्तान से निकलने का फैसला किया था। अयूब खान ने बंगालियों को बुलाकर कहा, जस्टिस मुनीर अपनी किताब जिनात उल ज़िया में लिख चुके हैं कि अयूब खान ने कहा कि जाओ बंगालियों से कहो अपना अलग हो जाए। ये फिर गले में डाला गया कि जी वो भुट्टो ने मुल्क तोड़ा, भुट्टो ने मुल्क तोड़ा। अब तक ये राग अलापते रहते हैं और ये अभी भी जनरल बाजवा भी जाते जाते नज़ीर लुग़ारी साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि सियासतदान तो अगर हम देखें बड़े दावेदार थे ये जमात PDM की कि हम आएंगे तो पता नहीं शहद की नदियां जो है यहाँ पे बहेंगी, लेकिन इसकदार आ जाएगा तो डॉलर घबरा जाएगा। लेकिन अब आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ की जो बात है वो कोई नहीं मान रहा, ये गिला इमरान खान भी करते रहे। आप फरमा रहे हैं सर कि अदालतों की तरफ जाए, GHQ की तरफ जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये अगर इस सारी चीज को जितना भी हमने देखा तमाम तर सियासी पार्टियां ही रही हैं उस एजेंडे पर, उस एजेंडे को आगे लेकर ही गई आज जिस मुल्क नहज पे पहुंचा है, तो क्या हल होगा? सियासी जमातें ही आगे आ जाती हैं लब्बैक कहने के लिए। मेरे ख्याल में अब खुदा ना खास्ता मुल्क के मुस्तकबिल को खतरनाक अंधेरे में ले जाया जा रहा है। हम इस बात से डरे हुए हैं और माजी में एस्टेब्लिशमेंट ने जो काम किए हैं उनसे भी हम खौफजदा हैं। हम इस मुल्क को बचा कर रखना चाहते हैं। क्या ये मुल्क हमारे हाथ से बच पाएगा? ये आपने असासे बनाए थे ना कि आपको जवाब देना था इंडिया को कि हमारे पास भी डिटरेंट है, हमारे पास भी एटमी सलाहियत है। तो क्या अब आपके गले पर, आपके गर्दन पर अंगूठा रखकर ये अमेरिका आपसे मनवाने की कोशिश नहीं करेगा? और क्या ये हम पहले से नहीं कह रहे थे? 2018 के इलेक्शन से पहले हम कह रहे थे कि जनाब ये खतरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं और ये जिस तरह की मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनोवरिंग कर रहे हैं, जिस तरह से इलेक्शन चोरी किए गए और इनको लाया गया इमरान खान को, बर्बादी का आगाज तो उस वक्त हो गया था। अब तबाही होनी है, देखना है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान बच जाए। सर इलेक्शंस की आपने बात की, सर राना सनाउल्लाह साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि इलेक्शन से पहले वो कहते हैं कि ये गैर आईनी इलेक्शन हो रहे दोनों सूबों में और दोनों सूबों में जो हुकूमतें आएंगी वो सियासी होंगी। हम ऐसे इलेक्शंस को नहीं मानते या हम ऐसे इलेक्शंस को रिजल्ट को नहीं मानते। सर अभी इलेक्शंस हुए नहीं, इससे राय फरार इख्तियार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो हुकूमत की जानिब से कर ली गई है। उसके बावजूद भी जब इलेक्शन होने वाले हैं तो उसके बारे में ये स्टेटमेंट्स आ रही है कि हम इसको मानते ही नहीं है, पहले ही कबूल नहीं करते, ये गैर आईनी है। सर इलेक्शंस वाहिद वे आउट हमें लगता है। लाडले को मुल्क दे दिया जाए और ये निकल आए, PDM निकल जाए। PDM को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, पीपल्स पार्टी को बाहर आ जाना चाहिए और उनके जाकर दरवाजे पर रख देना चाहिए, भाई आप मुल्क संभालो। और अगर इदारों ने ही मुल्क को इस तरह से चलाना है, सर PDM की 13 जमातें, सर PDM ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी है। आप ये मानने को तैयार क्यों नहीं है सर? आप देखें 13 जमातें, उनके तजुर्बा सब कुछ फ्लॉप हो चुका है। हम अब आप जो फरमा रहे हैं कि PDM भागी तो जा रही है सर, इलेक्शन में क्यों नहीं उतरती? मैं मान रहा हूँ हरमीत, PDM फेल हो गई है, PDM की सियासत फेल हो गई है। मैं मान रहा हूँ कि ये हुकूमत फेल हो गई है। इस हुकूमत को फेल करने के लिए ही लाया गया था और लाने वाले थे जो भी थे वो इसलिए लाए थे कि इसको फेल करके लाडले का सितारा अरूज पे ले जाया जाएगा, फिर मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में फैसला किया जाए। आप आइन बचा लीजिएगा, आप मुल्क बचा लीजिएगा, आपका बहुत बड़ा कारनामा होगा।
सर इनको निकल अवामी जाना चाहिए। मैंडेट के लिए इलेक्शन से बेहतर कोई वे आउट वो पीडीएम का हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो? आपको लगता है कि अभी इलेक्शन हुए नहीं, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर पहले ही बात की जा रही है? अवाम कहीं ना कहीं अपना फैसला तो सुनाती है ना जब बाहर निकलती है, चाहे वो इमरान खान के लिए निकले या नून लीग के लिए निकले। अवाम नहीं, अवाम नहीं, वो अवाम कौन है? नहीं, वो कौन है सर? अवाम नहीं, वो कौन है? अवाम बिल्कुल नहीं, वो कौन अवाम है? बिल्कुल नहीं है इसमें। अवाम खेल का हिस्सा नहीं है। जो आप जी सर, आपको आवाज आ रही है? 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ भी अवाम नहीं। अवाम 22 करोड़ है। क्या 22 करोड़ अवाम अपना फैसला दे रहे? उनकी भूख का इलाज हो गया है, उनके अफलास का इलाज हो गया है, उनकी गुर्बत का इलाज हो गया है। अवाम जब निकलेंगे, जब वो इनकी तरफ बढ़ेंगे, फिर पता चलेगा कि जब अवाम क्या होते हैं। ये नहीं है अवाम जो ये लाड प्यार के पाले हुए धूप में जलने से इनकार करने वाले अब ये इनकलाब ला रहे हैं। ये नहीं है कोई ऐसी सर वही लाड प्यार वाले जो है हमने देखा, उनको जमान पार्क में भी देखा और यहाँ इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी देखा, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया पर ही एक्टिव होते हैं। हम देखते हैं कि ट्रेंड बनता है कि फलानी जगह पहुंचो, उसके बाद वही लाडले, वही बर्गर जो है वो आके डंडे खाते हैं मेरे सामने। मेरे सारी चीजें खुद कवर की हैं, मैं सिर्फ स्टूडियो में तो नहीं बैठता, बाहर ही देखता हूं, और शेलिंग जिस तरह हुई है मुझ पर भी हुई है। तो आप नहीं समझते कि वही बर्गर बच्चे जो हैं आज आगे आए हैं, फ्रंट पे खेल रहे हैं, आ रहे हैं, और वही चीज जिसकी कोशिश पीपल्स पार्टी भी कर रही, नून लीग भी कर रही, उनको वो मुयसर नहीं है। हम नेब में भी हमने देखा, हमने दीगर अदालतों में भी देखा कि 100 से ज्यादा कोई वर्कर नहीं आते थे। मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप आ रही, लेकिन सवाल बिल्कुल वैलिड था हरमीत का कि हम वो बर्गर बच्चे या सोशल मीडिया की पैदावार जिन्हें कहा जाता था, इन दिनों में खास से सामने आया। जिस तरह सामने आया वो अवाम ने देखा भी है। अलबत्ता वो अवाम है या नहीं, ये सवाल भी अवाम ने ही इसका जवाब देना है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स स्टार्ट योर डे विद द $100 स्माइल। वैसे भी ये सदका जारी है, किसी को देख के आप मुस्कुरा देंगे। वैसे हर किसी को देख के नहीं मुस्कुराना, कभी कभी मार भी पड़ जाती होती है। खैर, लेकिन आज कोशिश करनी है कि अपना दिन शुरू करें $100 स्माइल के साथ, बिकॉज इट्स योर डे। वैसे आपने बहुत कम सुना होगा, और तनकीद करने वाले मैंने जैसे शुरू में कहा कि मैदान में आ भी जाते हैं बाज़ औक़ात ऐसे मौक़ों पर कि जहाँ पर मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, सिस्टर डे, ब्रदर डे और ये सब कुछ मनाया जाता है। सो व्हाई नॉट दिस? आज खुशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, और मुझे लगता है कि इसकी हमें अशद ज़रूरत है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इतने स्ट्रेसफुल माहौल में जहाँ पर हर दूसरा बंदा, हर 2 में से 1 और 3 में से 2 बंदे जो है वो कहते हैं कि हमें स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। सो इट्स योर डे। एक दिन तो खुश होकर देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आई एम टेलिंग यू, और फिर आप आगे भी चाहेंगे कि हम ऐसे रहे। तो अगर कोई वजह है तो ठीक है, अगर वजह नहीं है तो क्रिएट कर ले, लेकिन आज इस दिन को ज़रूर सेलिब्रेट करें। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी डे। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए और आपके चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए आज एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ नूर अमानुल्लाह मौजूद हैं, और ये स्टैंड कॉमेडियन हैं, इसके अलावा ब्लॉगर हैं, एंकर हैं, और सबसे ख़ास तारुफ इनका अमानुल्लाह साहब की बेटी हैं। तो इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हो? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। आज वैसे सुबह सुबह ना मैंने तो लोगों को कन्विंस कर ही दिया थोड़ा सा कि हंस ले, मुस्कुरा दे, खुश हो जाएं, बट पीपल नीड रीजन एंड दे डोंट हैव रीजन टू स्माइल इवन। बिल्कुल। तो ये आजकल बहुत ज्यादा हो गया कि चीजें शुरू से चलती आई है ना, मुश्किलात परेशानियां होती है सबकी जिंदगी में। भाई आपको लगता है कि हम तैयारों के यहाँ बैठ जाते हैं, हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी हाउ टू फाइंड हैप्पीनेस इनर योरसेल्फ, अपने अंदर, किसी से नहीं तलाश करनी। मुझे लगता है हमें अपने आप से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। That's it. हम लोगों से मोहब्बत करते हैं, रिश्तों से मोहब्बत करते हैं, ओहदों से मोहब्बत करते हैं, और हम नहीं करते तो अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं करते, और नहीं चुन पाते, नहीं सर्च करते अपने अंदर कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। हमेशा आपने लोगों को देखा होगा, बात करते होंगे कि हम लोग, भाई हमारे में ये कमी है, हम मोटे हैं, हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हम दूसरों की बहुत केयर करते हैं। आप दूसरों की अगर इतनी केयर करते हैं तो अपनी ज़ात की आप क्यों नहीं केयर करते? अच्छा, ये वैलिडेशन जो हमें चाहिए होती है ना इर्द गिर्द के एक्सटर्नल रिलेशनशिप से, वो बहुत ज़्यादा हमने फीड कर ली है कि हमें ये ज़रूरी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है, वैसे हरमीत हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है, लेकिन हरमीत के पास जाने से पहले आज आपने एक प्रैक्टिस करके देखनी है। किसी भी बंदे से अपने आप से आपने पूछना है कि ज़िंदगी में 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं। आपको पता है उन 5 चीज़ों में आपका नाम कहीं भी नहीं होगा। ऐसा ही अभी सोचें, आपको स्क्रीन के उस जितने भी लोग मुझे बैठे हैं, सोचें, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ज़िंदगी में 5 अहम चीज़ों के नाम ले। शायद अपने अम्मा बाबा का नाम ले, स्टडीज़ का नाम ले, जॉब का नाम ले, ड्रीम्स का नाम ले, आप सब कुछ 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्क्राइब कर देंगे, लेकिन उसमें आपका नंबर 5वां भी नहीं होगा। ये सबसे बड़ा अलमिया। हरमीत हमारे साथ मौजूद है। हरमीत, हैप्पी डे।
आपको भी और नूरा को भी। वैसे तो इनके वालिद मरहूम जो थे, उनसे बहुत कुछ हमने उनको देखा और बहुत ऐसे वक्त में भी कभी हम भी दुखी हुआ करते थे, उनको सुन के हंसी जो है चेहरे पे आ ही जाती थी। नूरा, आपसे जानना चाहेंगे, हमने जितने कॉमेडियन को देखा है, इफ्तिखार ठाकुर साहब से भी मिला हूँ, आपके वालिद साहब से भी, फिर कपिल शर्मा की मैं बात करूँ, जिन जिन की तारीख हमने पढ़ी है, बड़ी मुश्किल शुरुआत उनकी हुई है और फिर भी उन्होंने ऐसी कॉमेडी की है कि दूसरों के चेहरों पर उन्होंने खुशियां बांटी हैं। आप बताएं कि आप जब आती हैं, टेलीविजन की स्क्रीन पर बैठती हैं, मुख्तलिफ कॉमेडी शोज में जाती हैं, तो क्या क्या चीज़ों को साइड पे रख के हंसाने, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है मेरे ख्याल में। बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि सोहा ने पहले कहा कि हमारी डेली रूटीन में हम लोग हर तरह के फेज से गुजर रहे होते हैं, हम लोगों को भी डिप्रेशन होता है, हम लोगों को भी एंजाइटी होती है, लेकिन हम लोगों के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो है हमारे फैंस। और हमारे लिए तो हमारे वालिद साहब की जो कुछ चीज़ें हैं ना, जो उन्होंने हमें सिखा दी हैं, और उन चीज़ों को फॉलो करते हुए मुझे लगता है कि हम लोग डिप्रेशन से, एंजाइटी से अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, बचा लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन होता हमारे साथ भी है। ऐसा ही अच्छा नूर, इस हवाले से कुछ टिप्स दें, क्योंकि देखिए जो लोग ओवरकम कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली दे डू हैव ऑल दोज वेज जिससे वो टैकल करते हैं। बिल्कुल। बाजुकत कोई चीज़ें नहीं, बाजुकत नहीं, अक्सर चीज़ें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, बाजुकत फाइनेंशियल मसले बड़े होते हैं, और आजकल आपको पता है पाकिस्तान में तो खासतौर पर 99% मसाइल जो है वो फाइनेंशियल इशूज़ को लेकर। हालांकि कहा यह गया है कि रिस्क आपको तलाश करता है, आपको क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की। तो इस माहौल में कैसे अपने आप को खुश रखा जाए? इसमें सबसे पहले जो मैंने कहा कि हमें अपने आप से मोहब्बत की ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ जो हम हमेशा करना भूल जाते हैं, हम अपने आसपास पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। हमारे पास बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिविटी का साइन देती हैं, लेकिन हम इग्नोर कर जाते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ अपने करीब देखते हैं। न्यूज़ चैनल्स पर देख लें, सिर्फ और सिर्फ हमें नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। अपने आसपास देख लें, हम सिर्फ नेगेटिविटी को ही प्रमोट करते हैं। हमें चाहिए हम पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करें, पॉजिटिविटी की साइड पर जाएं। और अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और एंजाइटी में महसूस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए बेहतरीन तरीका है मॉर्निंग वॉक। और मॉर्निंग वॉक करें और अपना ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जितना स्ट्रांग हो सकता है उसे स्ट्रांग बनाएं, तो फिर मुझे लगता है आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। अच्छा, एक और चीज़ नूर जो हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, मैं चाहती हूँ आप इस पर कमेंट भी करें, हैव एक्सपीरियंस, अगर आपने एक्सपीरियंस भी किया हो तो, हम हमेशा अपनी खुशी के लिए रिलाई करते हैं। हाँ। और करना भी चाहिए, शायद अपने वालिदैन पे भी करते हैं, अपने रिश्तों पे भी करते हैं, अपने दोस्तों पे भी करते हैं, लेकिन फिर मायूसी हमें होती ही होती है किसी ना किसी पॉइंट पर आके। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट वाला फॉर्मूला है, ये बच्चे को पता है, फिर भी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम नहीं रह सकते। मेरे वालिद साहब की एक बहुत अच्छी चीज़ मैं यहाँ कोट करना चाहूँगी। वो हमेशा कहा करते थे कि मैं औलाद के ऊपर अनथक मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं इनसे बदले में कुछ ख्वाहिश नहीं करता, कोई उम्मीद नहीं रखता कि ये लोग तो बेचारे अपने आप को समेट लें, संभाल लें, तो यही बहुत बड़ी बात होगी। तो मुझे लगता है हमें ना सिर्फ अपनी औलाद से बल्कि किसी भी रिश्ते से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। आप जितना कम एक्सपेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आप हर्ट कम होगे, मतलब। और मुझे लगता है कि हमें आस पास ना माहौल को खुशगवार रखने की ज़रूरत है। आप देखें, टॉन्ट करना, क्रिटिसाइज़ करना, इन चीज़ों से बाहर आ जाएं और एक दूसरे को हंसाने के लिए कुछ छोटे छोटे मजाक करें। मुझे लगता है जब हम कॉमेडियंस में बैठते हैं ना, तो हम लोग इतना अच्छा महसूस इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों की खुद भी खुश रहने की कोशिश होती है, क्योंकि जब तक आप खुद खुश नहीं रह सकते हो, आप दूसरे को नहीं हंसा सकते हो, और वो खुद भी खुश रहते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी खुशगवार माहौल देते हैं। तो मुझे लगता है हम सबको अपने अंदर एक छोटा सा कॉमेडियन, चाहे वो मिस्टर बीन हो, चार्ली चैपलिन हो, अमानुल्लाह हो, टॉम एंड जेरी हो, कोई भी हो, आप अपने अंदर एक छोटा सा कॉमेडियन जिंदा रखें। अच्छा, आपको पता है ये जो आप वाली बात है ना, जो अमानुल्लाह अच्छा नूरा, हम एक और चीज़ जो हम देखते हैं, जाहिर बात है पूरा दिन की शुरुआत तो चलो हमारी कोशिश होती है कि अच्छी चीज़ों से करें, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें अगर मिलती है तब जाके हम आवाम के साथ शेयर करते हैं। लेकिन हम राहत की बात करें, हम बहुत सारे ऐसे चैनल बैनुल-अक़वामी, बहुत सारे हमारे पड़ोस में भी देखते हैं कि कॉमेडी के बहुत बड़े बड़े शोज़ होते हैं और कहीं ना कहीं हंसने हंसाने का एक जरिया भी वो बनते हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ अगर है भी, लेकिन उस पर भी काम होना चाहिए, कुछ बेहतरी की तरफ जाए? अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देंगे तो शायद इस सोसाइटी में पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू भी हो जाएंगी। बिल्कुल। और अगर मैं अभी भी बात करूंगी तो शायद मुझे भी उसी सोसाइटी का हिस्सा समझा जाएगा जो तनकीद कर रही है। तो मैं तनकीद हरगिज़ नहीं करी, एक सजेशन दे रही हूँ कि हमें चाहिए, हम अगर अपने कॉमेडी शोज़ भी देखते हैं ना, तो वो भी हम पॉलिटिक्स को और मौजूदा सूरत हाल को क्रिटिसाइज़ करते हुए, बड़ी उसमें और तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको महंगाई से दोबारा, आप अगर महंगाई भूल भी चुके हो ना, तो आप जब बैठे हो कॉमेडी शो देखने के लिए, तो आपको महंगाई, तफक्कुरात, वो सारी सोसाइटी के मसले मसाइल
वही होते आपके हैं। सामने खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है हमें आसपास के माहौल से पॉलिटिक्स को, महंगाई को, इन चीज़ों को दूर कर देना चाहिए। खास करके टीवी चैनल्स इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं कि लोगों को ईज देने के लिए आप थोड़े टॉपिक्स बेहतर करें। टॉपिक्स थोड़े ऐसे होने चाहिए जो लोगों को थोड़ा रिलैक्स करें। और हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में कॉमेडी की, मैं कहती हूँ क्या बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं, जब वो बैरूने मुल्क गए हैं तो कैसी उन्होंने इंडिया के साथ, पंजाबीज के साथ मिलकर कैसी कैसी मूवीज बनाई हैं। उसकी सबसे बड़ी ऐसा ही एग्जांपल है, है बिल्कुल। टू वन की अगर हम अब बात मैं करें। रिसेंटली देख रही थी अरमिंदर की असी कोई अन्य मतलब इस तरह के, मतलब जो हमारे हनीमून बड़े बड़े बहुत अच्छी कॉमेडियंस है, हैं yes। और उन सभी कॉमेडियंस की जुगतों के ऊपर उन्होंने अपनी मूवीज के नाम रखे हैं। पांच आर्टिस्ट पाकिस्तान के उसमें ऐसा ही है, एक बिल्कुल मूवी में ऐसा ही 5 है। आर्टिस्ट तो पाकिस्तान के Exactly। हैं। वो लोग जिन्हें हम छोटे बिल्कुल। पर्दे पे भी, स्टेज ड्रामों में भी देखा करते हाँ। थे, और वो सारों ने मतलब किस तरह से पाकिस्तान को ना सिर्फ बल्कि नूरा, मैं एक रिप्रेजेंट किया वाकया आपको सुनाता हूँ। मैं कर रहा था इफ्तिखार ठाकुर साहब का एक इंटरव्यू, रात का टाइम था, रात 2 बजे का टाइम था। बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला क्योंकि वो भी बड़े मसरूफ थे। आपके वालिद साहब के साथ एक थिएटर में वो मसरूफ थे। फिर जब टाइम मुझे मिला तो मुझे देखा कि कपिल शर्मा की कॉल उनको आई मेरे सामने, और कपिल शर्मा उनसे टिप्स मांग रहे थे कि मैं पाजी मैं क्या, मैंने कल क्या क्या बोलना है। आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि बहुत बड़े ऐसे आर्टिस्ट 4-5 से वो फिल्म बनाते हैं और फिल्म सुपर हिट हो जाती है। एक और चीज की तरफ मैं आऊंगा नूरा, हमने देखा थिएटर की तरफ, लाहौर में थिएटर बड़े मशहूर होते थे, लोग अपनी थकान को दूर करने के लिए फैमिली के हमरा जाते थे। लेकिन अब वो चीजें घटती जा रही है, और अगर आ भी रही हैं तो वहां पे बैठना फैमिली के हमरा बड़ा मुश्किल होता है। आप नहीं समझती कि कहीं ना कहीं थिएटर में जो लोग काम करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है? थिएटर पर काम करने वाले लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन जिम्मेदारी तो तब बढ़ती है ना जब आप महसूस करें। तो जितने भी लोग हैं वो जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहे फिलहाल। और यहाँ बल्कि आप लोगों के चैनल की मदद से मैं पैगाम भेजना चाहूँगी, आगे लोगों को बताना चाहूँगी कि हम फैमिली थिएटर के ऊपर काम कर रहे हैं, और ऑफ एंड ऑन हमारी कोशिश होती है हम फैमिली थिएटर के ऊपर काम करें, और पुराने कुछ ऐसे प्लेस को रिन्यू कर सकते हैं। हम बहुत अच्छा काम आगे लेकर आ सकते हैं, ट्रिब्यूट दे सकते हैं अपने कॉमेडियंस को, अपने परफॉर्मर्स को, जो कि नहीं किया जा रहा। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? जो आला हुकाम बैठे हुए हैं। डेफिनेटली वो जब चीज़ें स्मूथ करेंगे, थोड़ी बेहतरी आएगी, तो हर इंसान वही चीज़ें, क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में। आपको पता नूर, आई मिस दोज डेज, खास तौर पर जब ऐसे प्रोग्राम लगा करते थे कि पूरी की पूरी फैमिलीज बैठ के देखती थी। अब वही प्रोडक्शन करने वाले जो थिएटर प्रोड्यूस करते थे या फिर इस तरह के कॉमेडी प्रोग्राम्स, अब उनकी तवज्जो है या तो वो कोई ड्रामा बना ले या उस ड्रामे में कोई शादी दिखा दे, शादी टूटती दिखा दे, शादी जुड़ती दिखा दे, कोई घर के मसले दिखा दे। हाँ। और अब तो यकीन करें ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे ड्रामे लगते हैं कि पूरी घर की पॉलिटिक्स उसमें भरी पड़ी होती है, आपके देवर से लेके नन और से लेके घर में भी आप देखो, आप घर में भी वही चीजें फेस कर रहे हो, जब आपने टीवी ऑन किया आप सामने भी वही चीजें फेस रिलेट करते हो। अच्छा ये भी ऐसी है, अच्छा वो देखे वो बिल्कुल ये इसकी कॉपी है, बिल्कुल समथिंग लाइक दिस। अच्छा इसके अलावा ना एक और चीज जो खुशी का आलमी दिन चुके हैं, तो हम खुश रहने की बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है इस हवाले से कि बहुत सारे मसले हमारी ज़िंदगी में इसलिए कि हमने अपनी खुशी को रिलेट कर दिया मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। हम खुशकिस्मत किसे समझते हैं? इसके बाद अच्छी गाड़ी हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, शादी हो, प्यारी बीवी हो, या प्यारा शौहर हो, या अच्छा बड़ा घर हो, ये चीज़ें ना। तो जो मटेरियलिस्टिक हम हो गए हैं, क्या रिश्तों में वाकई बहुत खुशी होती है? लोगों को खुशी रिश्तों में मिलती नहीं, इसलिए वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ढूंढते हैं। आप बिल्कुल, लोगों को रिश्तों में ना हम लोगों ने वो अपनायत ख़त्म कर दी है। हम सिर्फ और सिर्फ अगर अपने आसपास देखें तो वो कहते हैं ना कि जैसे अमीर रिश्तेदार आता है तो अम्मी अबू उठ कर बैठ जाते हैं, और अगर गरीब मामू आता है तो उसको कह दिया जाता है अम्मी सो रही हैं, बाबा सो रहे हैं, कोई घर पर नहीं है। तो जब हम लोग हमारे अंदर चीज़ों से चाहत मोहब्बत इतनी बढ़ जाएगी तो फिर डेफिनेटली हम चीज़ों को ही पसंद करेंगे ना, चीज़ों से मोहब्बत करेंगे ना। हम लोगों में लालच बहुत बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने आप को इनफरादी तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत है। जब तक इनफरादी तौर पर चेंजिंग नहीं आएंगी तब तक मुझे नहीं लगता कि बड़े पैमाने पर कोई तब्दीली आ सकती है। तो तब्दीली लाने के लिए अपने अंदर अपने आप को ठीक कीजिए, चीज़ों से मोहब्बत करना छोड़िए, घर की चीज़ों से, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, उससे मोहब्बत करना छोड़िए। और एसार, जो हमारे मज़हब में भी बहुत ज़्यादा उसकी तलकीन की गई है कि एसार किया करें हम सब। तो इस साइड पर हम आगे आए। आगे रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में जी हमें कितनी मारा मारी और भागम भाग देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं पर भी वो रोज़े का जो एक सही मतलब है, मकसद है, बर्दाश्त, एहसार, हम उस बर्दाश्त से मुझे लगता है हम हाथ धो बैठे हैं। इससे ज़्यादा खुश रहने का मौका हमें दोबारा मिल नहीं सकता कि अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह को ये जिम्मेदारी सौंप दे कि अल्लाह ताला प्लीज़ हमें खुश रखें ना, अल्लाह ताला हमें खुश रखेंगे। आप अपना कामिल ईमान इस बात पर कर लें कि आपकी खुशी की जिम्मेदारी अल्लाह ताला पे है, वो आपको खुश रखेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा यकीन पुख्ता नहीं है, हम अपने को खुश करने की कोशिश करते हैं और दूसरे
से कहते हैं प्लीज़ मेक मी हैप्पी, तो फिर मामला तो ख़राब ही होंगे। खैर अब नहीं, इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी तमाम डिस्कशन को। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। रोज़ाना तो हमेशा वेलकम बैक करती है सोहा साहिबा, लेकिन उन्होंने दियाँ थोड़ियां जिहियां मुच्छां आ गई सन, तो कह रही सी मैं अपर लिप करा के आनी है। अच्छा वैसे एक वाकया बताऊं, अक्सर औकात जब सोहा की मूछें निकल आती है ना, तो वो अपना नाम सोहा से सुहेब कर लेती है, और आज भी सोहा ने अपना नाम सोहा से सुहेब कर लिया है, क्योंकि उनकी थोड़ी थोड़ी मूछें आ गई हैं। वैसे मूछें आना कोई बुरी बात नहीं है, आ जाती है, एक नेचुरल चीज़ है। चलो कुछ आना ही चाहिए, कुछ कटना नहीं चाहिए। तो चलते हैं सोहा की तरफ और जानते हैं सोहा अपर लिप्स करवा कर कैसा फील कर रही हैं आप? बस देख ले मैं कैसे oh my goodness, मुझे पता था मैं फील कर रही थी कि वो शोज जो होते हैं में 4-5 कॉमेडियन बैठे होते हैं और एक होस्ट बैठी होती है, उसका क्या हाल होता है। और आपने मुझे फील करा दिया है। इतनी प्यारी लड़की हैं, इतनी प्यारी एंकर हैं, बोलती हैं नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बोलती हैं तो ऐसे लगता है जैसे गुलाब खिल गए हैं। और ऐसी लड़कियां जब अपने शौहर से या फियांसी से झगड़ती भी है ना, तो वो उल्टा और रोमांटिक हो जाते हैं। कितना प्यारा बोलती हो, अच्छा छोड़ दो, तो साढ़े अर्गियां कुड़ियां सीधी भी गल कर दियां ने ना, रोटी के नहीं खाओगे तो सानू भाई उस तरह ही लानता पैंदियां ने। अच्छा सोहा, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? वैसे मुझे बहुत मजा आ रहा है, आपको पता है मेरी हॉट सीट पे बैठ के जिस तरह से आप मेरे से सवाल कर रही हैं, आई एम जस्ट लविंग इट। अच्छा मैं क्या आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरी खूबसूरती का राज खुशी है। खुशी है। अच्छा वैसे बहुत सारी लड़कियां ना परफ्यूम्स वगैरह लगाती हैं और बड़ी खूबसूरत सी महक आती है। जब सोहा का परफ्यूम खत्म हो जाता है ना, तो सोहा लीमू लगा लेती हैं, 2 कतरे यहाँ 2 कतरे यहाँ। और अगर कोई पूछे सोहा कौन सा परफ्यूम लगाया आपने, तो कहती है गुची स्कंजबीन, गुची फ्लोरा, गुची स्कंजबीन। नहीं यार बाज नहीं आएंगी, बिल्कुल बाज नहीं। ये आर्ट है इनका, कैसे बाज आ सकती हैं? जब मुझे सवाल पुट करना है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल और सवाल पे सवाल करना है, फिर जनाब यहाँ से जुगतों पे जुगते तो आनी है। लेकिन ये इनका आर्ट है जनाब। भी देखिए ऑन स्क्रीन एप्रिसिएशन आपको मिलनी चाहिए, बिकॉज जो आपका आर्ट है वो आपकी पहचान है भाई। जो आपका आर्ट है वो बताता है फौरी, देखो अब्रम्पटली आप फौरन एक जॉक क्रैक करते हैं, जिसे कहते हैं पंचेस। आई थिंक ना आपकी इसकी इंडस्ट्री में इसको पंचेस कहते हैं। तो हम अब कपिल शर्मा का शो देख लें, या हमको मज़ाकरात देख लें, या हम लोग देख लें, इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम है जो कि आजकल चल रहे हैं। और यकीन करें मैं नूर ये देखती हूँ कि जिस तरह से रवानी होती है उनके जोक क्रैक करने में, एक बात से पकड़ के दूसरी बात, दूसरी तीसरी और तीसरी से फिर पहली बात। अच्छा एक बात मैं ऑब्जर्व कर रही थी, थोड़ा अर्सा पहले एक बड़ी प्यारी कोटेशन चली ना, वो हर किसी ने गाड़ी पर लिखवा ली कि हम कोई आपके गुलाम हैं, आप जो कहेंगे हम करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा इस कोटेशन को बोलने वाली पर्सनालिटी इतनी धांसूदार और रोबदार, और जब हमने देखा कि गाड़ियों के पीछे लिखा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद हमारी आवाम सिविलाइज्ड हो जाएगी। जिस गाड़ी के पीछे लिखा होगा कि हम कोई आपके गुलाम है, जो कहेंगे वो करेंगे, वो गाड़ी कभी भी इशारा नहीं तोड़ेगी। लेकिन गाड़ियों के पीछे इतनी प्यारी और रोबदार कोटेशन लिखवाने के बावजूद हम लोग इशारे भी तोड़ रहे हैं, और हम हर तरह का बुरा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं और कहते हैं एक काम मज़ीद पाकिस्तान विच ही कर सकते हैं। बाहर जाते हैं तो हम लोग ही सिविलाइज्ड हो जाते हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान में है, इतनी तो आप याशी सिर्फ पाकिस्तान में कर सकते हैं। लेकिन आप भूल रही हैं, आप मुझे तो टारगेट कर सकती हैं, आपने हरमीत पाजी को मिस कर दिया। हरमीत पाजी होता था, मैंने नूरा कह रहे हैं, वो रात का उनके जहन से दिलबर का फतूर नहीं उतरा, पर जी मैं नूर आऊं नूरा सी और नूरा फतेह तुझे नूर अमान ने नूरा फतेह करना। तो लाइव होना चाहिए। अच्छा नूर मैं माजरत चाहता हूँ, वैसे नाम बहुत प्यारा है आपका और माशाल्लाह नाम की तरह। लेकिन मैं अपने वेट को लेकर कॉन्शियस हो गई। टॉक शो की बात कर रहे हैं, कॉमेडी की बात चल रही है भाई। मैं अभी तक, क्योंकि मैं अभी दोबारा इन हुआ हूँ शो में, तो कोई चुटकुला सुना दे यार प्यारा सा, कोई हंसी अच्छा बखेर दे हमें आसपास, वैसे सन्नाटा छाया हुआ। इतना तो देखिए आप मेरे पे जुगते लगा के, क्योंकि कॉमेडी हमने अभी सोहा का जेंडर ही तब्दील कर दिया था थोड़ी देर के लिए, और आपने हमें अभी ज्वाइन बना दिया था मुझे। बिल्कुल जी। अच्छा हरमीत भाई जैसे जो लोग होते हैं ना, बड़े हैंडसम होते हैं, कूल होते हैं, डूड टाइप होते हैं, इन्हें देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इनकी घर पर क्या इज्जत है। इन्हें दूसरी बार यकीन करें सालन कोई नहीं देता, और यकीन करें ये जो डील डॉल इतना हैंडसम फेस, एक पूरा मतलब आपकी पूरी पर्सनालिटी तब बनती है ना जब आपकी सेहत अच्छी होती है, आपकी डाइट अच्छी होती है, आपका खाने पीने का दिल करता है। तो एहो जे मुंडे जिम करके ते कार दा सारा बीफ मटन चिकन अपने वल कर लेंदे ने, ते हजम भी कर लेंदे ने। तो इतनी ज्यादा इनकी डाइट होती है कि आप देखकर जब आप इनके साथ खाना खाने बैठते हो, आप सोच नहीं सकते कि ये हरमीत साहब जो इतने मतलब स्लिम ट्रिम है, तो जब ये खाना खाने बैठते हैं तो ये पूरे घर का
गोश्त, मटन, बीफ, व्हाटएवर आराम कुछ से भी खा हो, जाते हैं। वो आराम से खा लेकिन जाते हैं। हमीद पाजी हमारे बड़े प्यारे हैं ना, बिल्कुल जी, ऐसे no प्यारे हैं, doubt। पूरी इंडस्ट्री की जान है, शान है, मान है, और ये बड़ा मजा आता है। बल्कि मुझे देखिए लाइव तारीफ करने का मौका मिल ही गया है। मतलब जहाँ पे हमारा शो थोड़ा सा ड्रैग हो रहा होता है ना, कि हम सीरियस की तरफ जा रहे हैं, पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल। पॉलिटिकल सिनेरियो में भी ऐसा चुटकुला छोड़ते हैं ना, ये असल हमारे मतलब हीरो हैं पूरे शो एग्जैक्टली के, और जो मैं यही खुशियां बांटते बल्कि हैं। हमारे व्यूवर्स को भी ये सजेस्ट करना चाह रही थी, बल्कि आप सब भी कि मतलब अपने आसपास के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए अपने अंदर का कॉमेडियन जिंदा रखें। जैसे अभी हरमीत साहब की बात की है, सोहा को मैं देख रही हूँ तब से, मतलब इतने अच्छी प्यारी प्यारी खुशगवार बातें कर रही हैं और जोक्स क्रैक करने से आसपास का माहौल खुशगवार रहता है। हाँ। लेकिन किए करें ऐसे। एक चीज का ख्याल, सॉरी नूर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक चीज का ख्याल आपने रखना है कि बाज़ औक़ात ना बड़ी बारीक सी लाइन होती है बदतमीजी और मजाक में। आप मजाक करें, अगले बंदे को मजाक करें, मतलब 4 बंदे वहाँ और भी बैठे हैं तो वो आपके मजाक से हंसने चाहिए। ये ना हो कि जिसके बारे में आप मजाक कर रहे हैं उसकी दिल आजारी हो जाए और बाकी 4 उसकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर दें। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी बारीक लाइन, इसका ख्याल करना चाहिए। अच्छा, इससे भी बहुत मसले होते हैं हमारे वर्क सर्कल में, सोशल सर्कल में, इर्द गिर्द हम ये समझते हैं कि इससे लोगों की दिल आजारी होती है और हम इसे कॉमेडी या उसका नाम हम किसी एक को रोने वाला कर देते हैं, बिल्कुल जब तक उसके आंसू नहीं निकल आते हम तब तक उसको झुकते लगाते रहते हैं। मजाक कर रहे थे, तुम्हें पेशेंस लेवल नहीं है, और फिर हम कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे। ऐसा ही है। ये कैसा मजाक है, मजाक ऐसा होता है। लेकिन ये बातें तो सारी चले ठीक है नूर, लेकिन इस हवाले से मुझे बताएं कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो हमने कल्चर चेंज होता हुआ देखा है ना, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, आई जस्ट लव इट। क्योंकि जब आप थिएटर की बात करते हैं तो नॉर्मली हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और तरह के ड्रामे या कुछ और तरह की परफॉर्मेंसेज भी हुआ करती थी, तो फैमिली ओरिएंटेड उस तरह से पहले से शुरू से नहीं था। थिएटर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फैमिलीज जाया करती थी, लेकिन अब वो भी हाल नहीं है। लेकिन उसके बाद जब हमने इनको छोटी स्क्रीन पर आते हुए देखा, फिर छोटी स्क्रीन से तमाम कॉमेडियंस का बड़ी स्क्रीन का सफर, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने खुद देखी और लोग इसे बड़ा पसंद भी करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि अब ये ड्रामों से, अगर हम ये थिएटर से निकल के तमाम लोग करंट अफेयर के प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें भी आप देखते हैं कॉमेडी आ जाती है, एंटरटेनमेंट की भी आ जाती है, लेकिन फिर भी थोड़े प्रोग्राम्स कम हैं, थोड़ी प्लेटफॉर्म्स कम हैं इन कॉमेडियंस के लिए कि वहाँ पर वो लोग काम कर सके और हम उन्हें देखकर हंस सकें या हम खुश हो सकें। बिल्कुल, प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा कमी है, ना सिर्फ कॉमेडियंस के लिए बल्कि हर फील्ड के इंसान के लिए। तो मुझे लगता है हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी नज़र आए, और प्रोडक्टिविटी जब नज़र नहीं आएगी तो डेफिनेटली आपको अपने सॉरी आपको अपने जो आपका एक हुनर है, एक आप जिसकी वजह से आप जाने जाते हो, उस चीज़ को आप पॉलिश करके सामने नहीं लेकर आ सकते हो। तो चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे किसी भी फील्ड का इंसान हो, उसके लिए प्लेटफॉर्म्स की कमी है, और प्लेटफॉर्म्स की कमी में नूर, ये जो सवाल सोहा ने किया मैं भी इसके साथ अग्री हूँ। अगर आप देखें हम भारतीय फिल्मों की, पंजाबी फिल्मों की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। एक फिल्म आई अभी बड़े मज़े की है और वो हनीमून, आप वो देखेंगे हर दूसरा लम्हा जो है हंसाने वाला है। आप नहीं समझती हैं कि हमारे जो ड्रामे हैं, यानी कल परसों एक ड्रामे पे मेरी नज़र लगी तो वही एक्सप्रेशन में काफ़ी 5 मिनट उसमें ज़ाया हो जाते हैं, फिर ख्यालात में वो खातून चली जाती है और कहीं ना कहीं जहर उगाला जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ड्रामे कॉमेडी के ड्रामे भी होने चाहिए? कई फिल्म जो हमारी है जिसमें पंजाबी को बड़ा सख्त गिर और पठान, पता नहीं गुज्जर, इस किस्म की टॉपिक्स जो आए थे माजी में, अब आपको नहीं लगता दोबारा कॉमेडियन भी जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक्टिव हो रहे हैं, तो ये कॉमेडी यहाँ से शुरू करनी जाएगी? जिस तरह भारत में जाके काम करते हैं तो यहाँ पे भी तो हो सकता है। बिल्कुल जी, यहाँ पर भी हो सकता है। और अब तो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी मूवीज बना रही है, लेकिन मुझे लगता है अब डिफरेंट कॉमेडियंस ने ये एक बेड़ा उठा लिया है कि वो लोग अपनी प्रोडक्शंस करते हैं, और अपनी प्रोडक्शन की मदद से अब आपको इंशाल्लाह ईद उल फितर पर, ईद उल अजहा पर बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस की मूवीज देखने को मिलेंगी जो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, और वो मेड इन पाकिस्तान होगी। प्राउड बात हमारे लिए ये होगी कि वो मेड इन पाकिस्तान होगी। हम बहुत सारी मूवीज देखते हैं जिसमें 7, 8, 10, 12 कॉमेडियंस पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन वो मेड इन पाकिस्तान नहीं होती। उसका रेवेन्यू जनरेट जो हो रहा होता है वो पाकिस्तान को उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता। और रही बात ड्रामास की, तो कॉमेडी प्लेज बनने चाहिए, और जो कि नहीं बन रहे। हमारी आवाम को अशद ज़रूरत है इस चीज़ की कि उनके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों जो उनके माहौल को, उनकी तबीयत को खुशगवार कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे एक बहुत लंबी डिबेट है जिस पर हम अभी बात नहीं कर सकते। नूर, मैं नाम लेना चाहती हूँ बिकॉज अगर आप बुलबुले की बात करें तो एक ऐसा प्रोग्राम जिससे आज भी बच्चे, बड़े हर एज ब्रैकेट के लोग बैठ के देखते हैं और एंजॉय करते हैं। हाँ। अच्छा, इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के ड्रामे बहुत कम बनते हैं। अब ये तो इक्का दुक्का बना, और जो बना है वो आज तक चल रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मॉडर्न फॉर्म में आजकल हमें देखने में मिल रही है, वो सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर
ट्विटर हो या फिर अगर आप देखें यूट्यूब की स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी का बड़ा रुझान है। और अच्छे एजुकेटेड बच्चे विद गुड जॉक जो क्रैक करते हैं, वो अच्छे जोक्स के साथ पूरी एक स्टैंड अप कॉमेडी कर देते हैं। मेरी अपनी क्लास में 2-3 स्टैंड अप कॉमेडी के जो है ना आर्टिस्ट थे। अब इसके फरोग के लिए भी शायद लोग सामने आते हैं, हम उन्हें देखते हैं, बट शायद उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया में या स्क्रीन पर काम नहीं मिलता, सो उसको आगे देखिए सोहा, अब हम इस जिस एरा में हम इस वक्त बैठे हुए हैं ना, हम ये नहीं कह सकते कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारे तो मोबाइल हाथ में है ना, हम इसकी मदद से कुछ भी कर सकते हैं। आप टिकटॉक देखें, कितने ऐसे स्टार्स हैं जो एक अपनी वीडियो बनाकर अपना टैलेंट सामने लेकर आए, फनी वीडियो बनाकर, और अब वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम अगर यहाँ बैठकर आला हुकाम को क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो हम भी वही काम करेंगे जो तमाम पॉलिटिकल शोज में होते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप टैलेंटेड हैं, आप काम कर सकते हैं, तो आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, आप अपना टिकटॉक पर अकाउंट बनाएं। और कैसे मुमकिन है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं जिसकी लोगों को दर हकीकत जरूरत है, और वो करने के बावजूद आप वायरल नहीं हो रहे हैं, फेमस नहीं हो रहे हैं, डेफिनेटली आप फेमस हो सकते हैं। अच्छा नूर, आप ये बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि चलिए 1 क्लिक पर है आजकल हर चीज़ है आपके। बाज़-औक़ात एक वीडियो को या एक आपकी रील को मिलियन में फॉलोअर्स मिल जाते हैं जस्ट टू सी के लोगों ने कुछ देकर, अगर वो 1 मिनट के लिए भी मुस्कुरा दिए ना या चंद सेकंड के लिए भी मुस्कुरा गए, तो आप समझे कि वो आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो हमारे पास 2-3 हैशटैग नेम्स हैं कॉमेडियंस के। खासतौर पर पाकिस्तान की पहचान हमारे पास 4 से 5 लोग हैं, जैसे इफ्तिखार ठाकुर हो गए, अमानुल्लाह हो गए, ये ऐसे नाम हैं जो कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, यंग लॉट इस वक्त टिकटॉक पे बहुत अच्छा काम कर रही है, ट्विटर पे बहुत अच्छा काम कर रही है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की एक्सेस कंपैरेटिवली मुझे आज भी लगता है कि लोगों के पास ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि आपकी एक्सेस। अब हर किसी के पास इंटरनेट तो नहीं है। अब अमानुल्लाह साहब को तो दुनिया जानती है, पाकिस्तान के किसी भी ऐसे एरिया में चले जाए जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, पीपल नो अबाउट देम। तो ये जो मेन स्ट्रीम एरियाज हैं, इनको भी कवर करना चाहिए, इन मीडियम्स को भी यूटिलाइज करके कुछ ऐसा लॉन्च करना चाहिए टू मेक पीपल स्माइल। बिल्कुल जी, करना चाहिए। और अगर हम वालिद साहब की बात करें तो उन्होंने तो गली गली जाकर स्ट्रीट थिएटर किया ना, जहाँ पर मतलब कुर्सियां नहीं है, जहाँ पर कोई माहौल नहीं है, कोई थिएटर नहीं बना हुआ, कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने वहां पर भी इस तरह से काम किया है कि मतलब लोग क्यों वहाँ से वाकिफ हुए, उनकी शख्सियत से वाकिफ हुए, जबकि कस्बों में ना रेडियो सुना जाता है, ना टीवी देखा जाता है, मोबाइल फोन का भी आप ख्याल नहीं कर सकते, लेकिन वो अमानुल्लाह से और इस तरह के स्टार से, आलम लोहार साहब, आरिफ लोहार साहब, इन लोगों के नामों से क्यों वाकिफ है? क्योंकि स्ट्रीट थिएटर का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ खत्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक इंडिया देखे, दूसरी कंट्रीज देखे, वहाँ स्ट्रीट थिएटर को बहुत प्रमोट किया जाता है, यहाँ पर खत्म हो चुका है। यस बिल्कुल। तो लोगों में मशहूर होने के लिए, लोगों में पजीराई के लिए, लोगों में शोहरत हासिल करने के लिए लोगों में रहना पड़ता है। मेरे ख्याल से एक वाहिद उसूल है जिसके तहत जो है वो आप लोगों के दिलों में बस सकते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं, तो ये काम आपको करना चाहिए। खैर नूर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत मज़ा आया और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही आपसे और बड़ा अच्छा, होपफुली कि इस सेगमेंट से आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आई होगी। जाते जाते एक छोटा सा फॉर्मूला जो मुझे लगता है खुश रहने के लिए काफ़ी है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो है वो एक्सेप्टेंस के साथ रिप्लेस कर दें। यकीन करें ये फॉर्मूला अपनाए, ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। जो मिलता है उसको दोनों हाथों से कबूल करें, क्योंकि खुशकिस्मत वही है जो अपनी किस्मत से खुश है। तो इसके साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आज का दिन, आज का हफ्ता और ये साल बहुत अच्छा गुजरेगा। रमज़ान की ढेर सारी तैयारियां करें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।